बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंपोनेंट है जो डायबिटीज़ में, वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन, और वो शुगर फ्री की कैटेगरी में आता है। हेल्दी फूड खाने के लिए रिच होना ज़रूरी है ऐसा नहीं, हेल्दी होने के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। ब्लड शुगर इज़ नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि ब्लड में शुगर होता ही नहीं, ब्लड में ग्लूकोज होता है। जब भी फूड साइंटिस्ट कोई फूड बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ढूंढता है कि किस टाइप का इंग्रेडिएंट मैं फूड में डालूं कि वो ब्रेन में जाके रिपीटिशन क्रिएट करे। जितने प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं सब में पीछे पाम ऑयल लिखा होता है। पाम ऑयल की क्या एक्चुअलिटी है, मतलब कितना नुकसानदायक है? तो टुडे टू योर सरप्राइज जितना भी ऑयल बिक रहा है उसका ऑलमोस्ट आधा पूरी दुनिया में पाम ऑयल ही बिक रहा है। अगर इतना बेकार होता तो यूज नहीं होता। 99% ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इज ट्राइग्लिसराइड। और कोलेस्ट्रॉल इज एन एनिमल प्रोडक्ट, वो प्लांट में नहीं मिलता। तो आप कहे कि जी सरसों के तेल में कोलेस्ट्रॉल होगा, नहीं होगा। पाम ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होगा, नहीं होगा। तो फिर जो वेज खा रहा है उसको कैसे कोलेस्ट्रॉल हाई आता है? तो अगर मान लीजिए आपने साबूदाने की खीर खाई, साबूदाना इज ऑलमोस्ट 90% ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। मुरमुरा भी वही ऑलमोस्ट 80% ग्लूकोज है। पोहा वो भी ऑलमोस्ट 80% ग्लूकोज है। तो कॉर्नफ्लेक्स 80% ग्लूकोज है। बट कॉर्नफ्लेक्स तो हेल्दी बताते हैं। हाँ, पता नहीं कौन लोग हैं। आप केमिस्ट्री जाके देखो ना। अब आप देखो आपकी बॉडी में जो ये नाखून है ये प्रोटीन का बना है, ये जो स्किन है प्रोटीन का बना है, ये बाल भी प्रोटीन का बना है, सब प्रोटीन का बना है। और गया क्या 80% ग्लूकोज। आजकल बड़ा वो चला है रीड द लेबल, बट लेकिन बहुत सारे उस पे लिखा होता है इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी टेस्टी, हेल्दी एंड शुगर फ्री। हम सिर्फ चीनी को ही चीनी मानते हैं। हनी से बना है तो शुगर फ्री कह देता है आदमी, यार हनी है शुगर नहीं है। लेकिन अब आप जब ग्लूकोज लोड देखोगे तो हनी का ग्लूकोज लोड, जैगरी का ग्लूकोज लोड, और ये जो आपके जो डेट्स वगैरह हैं इनका ग्लूकोज लोड, और शुगर का ग्लूकोज लोड ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। आप प्रोटीन पाउडर देखना, फेमस प्रोटीन पाउडर, उसमें पहला दूसरा तीसरा इंग्रेडिएंट जो है माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलेगा और शुगर फ्री लिखा होगा। शुगर फ्री आता है मार्केट में, वो कितना एक्चुअली में शुगर फ्री है? अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि वो शुगर से ही बना है। अरे यार। कुछ लोग कहते हैं कि भाई फ्रूट खाओ ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। हाँ, वाइडली सेड। तो बढ़ेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो फ्रुक्टोज है ना भाई, और फ्रुक्टोज थोड़ी नापते हैं ब्लड में, जो मशीन है वो तो ग्लूकोज नापती है। फिर आदमी खाएगा क्या? फ्रूट्स क्यों खाने? आर द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा नहीं होता और न्यूट्रिशन भी पूरा होता है और शुगर नहीं होता। दूसरा हमारे लिए है लोकेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुरेंद्र भाई, थैंक यू। अच्छा लोकेंद्र जी, हम ना बेसिक चीज़ से शुरू करेंगे कि जी। एक नौकरी पेशा आदमी जी। जो नौकरी कर रहा है, हाँ। वहाँ से अचानक से एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कैसे कूदे आप, और कैसे ये डेयर लिया कि इसको छोड़ते हैं और ये करते हैं? एक्चुअली बिजनेस तो मैं बचपन से करना चाहता था, और रीज़न ये था उसका कि मेरे फादर की जो पोस्टिंग थी, ही वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उनका जो जॉब प्रोफाइल था वो ये था कि आदिवासियों को आधुनिक खेती कैसे करें वो सिखाते थे। हम्म। तो उन्होंने बीएससी एजी किया था। तो हम्म। उनको बस्तर जो आजकल छत्तीसगढ़ में है, वहाँ के हम्म। जंगलों में धान की खेती होती थी। हम्म। तो कि नया बीज आया है, नई टेक्निक से, इस तरीके से, तो हम्म। हम जंगलों में रहते थे। हम्म। तो वहाँ पे अब हम देखते थे यार हमारे घर में पैसे हैं नहीं, मतलब कि हम्म। उधार पे राशन आता था, हम्म। और मंथ के एंड में एक बिल आ जाता था, हम्म। तोमर साहब ये पैसे दे दो। अब तोमर साहब कहते थे यार तनख्वाह आने दो तब देंगे। हम्म। तो हमने देखा कि यार हमारे घर में पैसे कभी होते ही नहीं, मतलब जब भी देखो हमेशा एक पैसे की प्रॉब्लम रहती थी कि यार अगले महीने देखेंगे, इस महीने खर्चा टाइट है, नहीं ले पाएंगे। और उसके कंट्रास्ट में हमने ये देखा कि मारवाड़ी कम्युनिटी थी वहाँ पे, और वो मारवाड़ी कम्युनिटी के पास में उनके जो बच्चे थे उनके पास क्रिकेट का बैट होता था खेलने के लिए, हमारे पास नहीं था, हम नहीं खरीद सकते थे। उनके पास लेदर जैकेट होती थी पहनने के लिए, हाँ हम ऐसे ही स्वेटर वेटर पहन के घूम रहे होते थे। तो उनके पास जीप होती थी चलाने के लिए, हमारे पास घर में साइकिल थी। तो हमें लगता था कि यार प्रॉस्पेरिटी बिजनेस करने से आती है। तो दैट वाज वेरी रॉ थॉट इन द माइंड कि बिजनेस अगर करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो वो ऐसा लगता था यार हम भी बिजनेस करेंगे, क्योंकि हम अपने खानदान में सब देख ही रहे थे कि हर आदमी नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, और किसी के पास पैसे नहीं थे। तो मेरे ख्याल से बहुत रॉ फीलिंग ये थी कि यार पैसा कमाना है तो बिज़नेस एक ज़रिया है जिससे बन सकता है। दैट वाज़ वेरी रॉ फीलिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, और शायद वही रीज़न था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोई बड़ी नौकरी करूँगा। तो लोकेंद्र जी, जहाँ ना हम लोग सोचते हैं कि अब शुरुआत कैसे करें, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब आप तो जॉब कर रहे थे, चलिए आप आए, आपने जॉब शुरू करी, तो उस गैप को, एक कहते हैं ना फाउंडेशन है आपके अंदर, उसको तोड़ना और फिर उस गैप को फिल करना कि अब डेयर है, अब शुरू कर लेंगे अपना।
हाँ, देखिए, मतलब मेरी जो शुरुआत थी, क्योंकि मैं बचपन से बिज़नेस करना चाहता था। अब क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा था। तो पहले जब मैं 12th क्लास में था मैं, तो ये था कि भी मैं साइंस का स्टूडेंट था कि चलो यार डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बन के अपना प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे, एक हॉस्पिटल खोल लेंगे, तो हमें वो भी बिज़नेस जैसा ही लगा। तो वो जब आइडिया ये हुआ कि भई हम फेल हो गए मेडिकल एंट्रेंस, हम पास नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? ऐसा लग रहा था अब तो ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर फेलियर। तो फिर हमें किसी ने बताया, यार एक कोर्स कोर्स और होता है जिसमें आप दवाई बनाना सीखते हैं, उसके फार्मेसी कहते हैं। तो हमने, यार ये भी ठीक है, दवाई बना लेंगे, ऐसी दवाई बनाने की फैक्ट्री लगा लेंगे। तो दैट वाज़ द थॉट प्रोसेस। तो जब मैं कॉलेज से पास आउट होके पहली मैंने जॉब की, तो मेरा जो एक फार्मा कंपनी में सिलेक्शन हुआ और वहाँ हुँ, पे मैं सेलिंग करता था। हुँ, तो वहाँ मुझे समझ में आया कि दवाई की फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप दवाइयाँ वैसे भी बेच सकते हैं, बहुत फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए। तो दैट वाज़ द वेरी रॉ आइडिया, और मैं सेल्स में अच्छा था, तो हुँ, मुझे लग रहा था कि मैं बेच लूँगा, मतलब कर लूँगा काम। हुँ, तो क्यों ना अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए और हुँ। बेचना शुरू किया जाए। तो अब उसमें तो बैकअप की बात होती है कि मान लो यार बेचना तो शुरू कर दो, सैलरी नहीं हुँ। आएगी तो क्या होगा? हाँ, वही। तो वहाँ पे जो मेरा जो सपोर्टिंग हैंड था, वो मेरी वाइफ़ थी। हुँ, तो मेरी वाइफ़ जॉब करती थी, शी इज़ सीएस एंड एलएलबी। तो कंपनी सेक्रेटरी थी, तो वो एक अच्छा जॉब कर रही थी। तो शी वाज़ रनिंग द होम, एंड देन आई स्टार्टेड। मैंने उनको अपने ड्रीम्स बताए कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, एंड देन टुगेदर वी डिसाइडेड कि बिज़नेस करते हैं, एंड शी विल सपोर्ट द होम पार्ट, एंड आई विल टेक केयर ऑफ द कि आई विल बिल्ड द लाइफ एंड आई विल बिल्ड द वेल्थ। तो इस तरीके से हमने काम करना शुरू किया, एंड इट टुक 7 इयर्स, वाह! 7 इयर्स फॉर मी टू गिव सम मनी टू द होम, कि घर खर्चे के लिए मैं दूँ। 7 साल तक मेरी बहुत वाइफ़ बड़ा ने ये, टाइम है, बहुत जी, बड़ा टाइम है, 7 साल तक। 7 साल तक शी रैन द हाउस। ओके। पर इसका आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में डाइवेक्सी का? डायबेक्सी वाज़ अ ग्रेजुअल फिनोमेना, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं डायबिटीज़ के फ़ील्ड में ये काम करूँगा, या हुँ, पॉडकास्ट कर हुँ, रहूँगा, या यूट्यूब चैनल चला रहूँगा। हुँ, सो एक फ़िलॉसफ़ी में एक बात कहते हैं कि जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, तो ज़िंदगी आपके सामने रिवील होती है हाँ, ना? आप ग्रो करते हैं। नए-नए नथिंग चैप्टर्स। इज़ फाइनलाइज़्ड, मतलब आप चलते जाते हैं, रास्ता बनता जाता है, क्योंकि आपको जब धुंध होती है ना, वो 10-20 मीटर का दिख रहा होता है। आप 10 मीटर चलते हैं, फिर अगला 10 मीटर दिख जाता है। तो ऐसे ही हमें भी कुछ बिज़नेस करना था, तो अब बिज़नेस क्या करें, मतलब कि किस टाइप का करें? तो सबसे पहले हमें ये आया कि एक प्रोटीन पाउडर, क्योंकि आसानी से बिक जाता था, तो हमने एक प्रोटीन पाउडर लॉन्च किया, लेकिन हमारी कैटेगरी अलग थी। तो हुँ, मैंने जो सेलेक्ट किया वो जो प्रेगनेंसी के टाइम में फीटल वेट गेन के लिए, कि हेल्दी बच्चा हो उसके लिए मदर को प्रोटीन दें, उस टाइप का प्रोटीन पाउडर मैंने बेचना शुरू किया, और गायनेकोलॉजिस्ट मेरे क्लाइंट होते थे, उनके पास हम प्रोडक्ट देते थे। लेकिन वो प्रोडक्ट भी मैंने इनोवेटिव और क्रिएटिव चूज़ किया, क्योंकि उस टाइम पे बड़ा ब्रांड था, अभी भी बड़ा ब्रांड है, प्रोटीन एक्स। हुँ, तो प्रोटीन एक्स का वो काला काला सा पाउडर आता था, उसको खोल के डब्बा रख दो तो सारा मॉइस्चर लेके वो हार्ड हो जाता था। अगर आप यूज़ नहीं करो टाइम पे तो बेकार होता था, वो बेकार हो जाएगा, फेंकना हाँ। पड़ता था। तो मैंने सोचा कि यार और बहुत सी प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं, वो दूध नहीं पीना चाहती, दे डोंट लाइक द स्मेल ऑफ द मिल्क, और या हुँ, टेस्ट ऑफ द मिल्क, वट एवर उनका उस टाइम पे प्रॉब्लम हुँ, होता है। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि अगर ऐसा प्रोटीन पाउडर हो जिस दूध में मिलाने की जरूरत ही ना हो, हुँ, वो ऐसे ही खा ले चम्मच से प्रसाद की तरह, हुँ, तो वो कैसा आइडिया है? तो मैंने उस आइडिया पे काम किया, एक मैन्युफैक्चरर ढूँढा, वो उस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा था, वो ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स करके। तो वो प्रोडक्ट मैंने बेचना शुरू किया, और अपनी जिस टेरिटरी में मैं बेचता था, तो उस टेरिटरी में मैं थोड़े दिन में ही लीडरशिप पोजीशन पे पहुँच गया। वाह! वो डिफरेंट आइडिया से। तो वाह! ये मेरे को पहले दिन से ही समझ में आ गया कि यार आइडिया डिफरेंट हो तो चल सकता है। दैट्स इनोवेटिव। सही है। फिर उस प्रोटीन पाउडर से फिर आपने इसको डाइवर्सिफ़ाई किया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाके आपने वो गैप समझ लिया कि मार्केट में हाँ, ये डायबिटीज़ का गैप है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। अब आते हैं इस चीज़ पे कि डायबिटीज़ जो है ना वैसे बहुत बड़ा सेगमेंट है। जी, मतलब जी। मेरे ख़्याल से लाखों, करोड़ों में डॉक्टर्स होंगे इंडिया में जो डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल। सो हाउ वी आर डिफरेंट एट डायबेक्सी? देखिए, डायबेक्सी का जो मिशन है वो है हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगाना, एंड इट्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन। मतलब कोई ड्रग नहीं कर सकती है काम कि भाई डायबिटीज़ को भगा दे हिंदुस्तान से, नॉलेज और डिसिप्लिन कर सकता है। तो नॉलेज तो हम शेयर कर सकते हैं, नॉलेज बहुत है, और आजकल एक्सेस टू नॉलेज बहुत इजी हो गया, अगर आप लेना चाहते हैं तो नॉलेज आपको आसानी से मिल जाता है। जो इशू है वो डिसिप्लिन का है,
तो डिसिप्लिन कौन अचीव करेगा? तो हुँ, एक तो हम मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई डिसिप्लिन अचीव करें। हुँ, दूसरा डिसिप्लिन वो अचीव करेगा जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। बिकॉज़ आपको इस लाइफ में एक ही बॉडी मिलती है। हुँ, वही बॉडी आपके पास है और दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो जो ये बॉडी है, इस बॉडी को आप कैसे लंबे समय तक सही रखें? मेरे हिसाब से ज़िंदगी में सक्सेस का एक मंत्र है, हुँ। लिव लॉन्गर। पर एक चीज़ है, जीना सब चाहते हैं, किसको नहीं लंबा जीना है, सबको वही 90 साल जीने की लालसा है, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन अपनी आदतें भी नहीं बदलना चाहते हैं। यस, फूड यस। हैबिट्स पे कोई हाँ, काम बि नहीं करना ब चाहता है, गिव अप नहीं करना चाहता है। बिल्कुल। मेरे टेस्ट बड्स जो हैं वो हाँ, मेरे लिए टेस्ट की डिमांड करते रहते हैं, डोपामाइन रिलीज़ होता है मेरा उससे अच्छी हाँ, चीज़ें खाने से, चटोरी चीज़ें खाने से। हाँ। यहाँ पे कैसे काबू करेगा बंदा? तो मैं इसमें कहूँगा कि इसमें 2 चीज़ें हैं। मतलब अगर मैं थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ने में थोड़ा बिलीव करता हूँ एंड काफ़ी इस पे स्टडी करता हूँ। हुँ, तो मान लीजिए एक लोहे का पीस है हुँ, और 2 मैग्नेट हैं उसके बगल में। एक हल्की मैग्नेट है, एक भारी मैग्नेट है। हुँ। तो लोहे का पीस किस तरफ जाएगा? ऑफ़ कोर्स भारी भारी मैग्नेट की, मैग्नेट की तरफ, क्योंकि हाँ। उसमें पावर ज़्यादा है। हुँ, तो ऐसे ही हमारे मन में 2 डिज़ायर हैं। हुँ, तो एक तो डिज़ायर है टू बी हेल्दी एंड टू बी रिचर, फेमस, है ना? कि स्ट्रॉन्गर, ये हमारी एक बेसिक डिज़ायर है। हुँ, दूसरी है कि यार मज़ा आ रहा है, कि ये खाएगा, मज़ा आएगा, देखो कितना मज़ा आएगा, शॉर्ट टर्म गेन। हुँ। तो अब आदमी क्या करना चाहता है अपने, तो किस मैग्नेट की तरफ वो जा रहा है। अगर मान लीजिए उसका मज़ा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है उसकी लाइफ में, कि यार मज़ा आना चाहिए, ये तो बाद की बात है, अब 100 साल किसने देखे, 80 साल किसने यही देखे। यही है एग्ज़ैक्टली हाँ। हाँ, हाँ। तो अगर आपका गोल बड़ा है, हुँ, हुँ, तो अगर आपकी मैग्नेट ये है कि भाई मुझे 100 साल जीना है, हुँ, और ये जो क्षणिक जो प्यार है कि यार हाँ, कि भई ये हम एक रसगुल्ला खाएँगे, मज़ा आएगा, तो फिर वो आपको लगेगा कि ये मेरे को मेरे जो पाथ से मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे ये नहीं करना, हुँ, क्योंकि ये मेरा गोल नहीं है। लेकिन जिसके पास बड़ा गोल नहीं है, तो छोटे-छोटे गोल ढूँढ रहा होता है, जैसे रसगुल्ला खा लिया, मज़ा आ गया, समोसा खा लिया, मज़ा आ गया, दारू पी ली, मज़ा आ गया, है ना? तो बिकॉज़ बड़ा गोल कुछ है नहीं। हुँ, तो मेरे ख्याल से जिसके पास बड़ा गोल है, वो हुँ। डिसिप्लिन मेंटेन कर अच्छा, सकता है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें छेड़ी है, अ, अल्कोहल, जी, दारू की बात आपने की। हाँ। अल्कोहल कितना अफ़ेक्ट करता है इसमें डायबिटीज़ में? देखो, अगर हम ब्लड शुगर के एंगल से बातचीत करें कि क्या अल्कोहल पीने से ब्लड शुगर बढ़ेगा, तो नहीं, अल्कोहल पीने से ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है। हुँ, ठीक है? तो डाउन हो जाता है तो फिर तो ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया, और डायबिटिक पीना वाले चाहिए, हाँ, और पीना पीना चाहिए। चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अल्कोहल है वो बीटा सेल्स को किल करता है। तो बीटा सेल्स डेड होने लगती हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक आदमी को डायबिटिक बना सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट बना सकता है। वो उसका मतलब कि इम्पैक्ट ये समझ लीजिए कि लिवर और पैनक्रियाज़, इन दोनों पे इम्पैक्ट डालता है, और ये 2 ऑर्गन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में, और अल्कोहल इन दोनों को किल करता है। ओह! ओके। हाँ, पर जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है कि पीते ही क्या होगा, हुँ। पीते ही ब्लड शुगर डाउन जाएगा। अच्छा, अभी मैं सुबह-सुबह उठा और सबसे पहली जो हमारी आप बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, उठाएँगे बिस्किट डिप करेंगे चाय में और खाएँगे, जी। या ब्रेड खरीद लिया, एक ब्रेड का पैकेट खरीद लिया, उसको डिप करेंगे, खाएँगे। हाँ, हाँ। जनरली फूड हैबिट्स यही है हमारी। जी, जी, या जी। रात की रोटी बची हुई है, पहले तो ये भी किया करते थे कि रात हाँ, की रोटी बची हुई है तो गोल-गोल किया, बढ़िया उसमें आलू-वालू लगाया और डोब के खा गए चाय में। हाँ, सो फूड हैबिट्स हमारी वो सही थी अभी, हाँ। या फिर अभी नई हैबिट्स में क्या डेवलप करनी चाहिए? गलत क्या है उसमें? मैं कह रहा हूँ, कहूँगा कि कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ द फूड, हुँ, ये दैट्स द बिगेस्ट ट्रबल नाउअडेज़, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इतनी ज़्यादा हो गई है, हुँ। और फूड में हर आदमी को रिपीट बाइंग चाहिए कि रिपीट बाइंग कैसे आएगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो रिपीट बाइंग कैसे आएगी, तो इसके लिए जब भी फूड साइंटिस्ट कोई फूड बनाने की कोशिश करते हैं, हुँ, तो वो ब्रेन, क्योंकि आजकल नॉलेज बहुत है आदमी को, हुँ, तो वो ढूँढता है कि किस टाइप का इंग्रेडिएंट मैं फूड में डालूँ कि वो हुँ, ब्रेन में जाके रिपिटिशन क्रिएट करे। तो रिपिटिशन क्या होता है, वो डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ करना होता है। तो ऐसा कौन-सा केमिकल है, अब आप एक मतलब छोटा-सा फ़ील करने की कोशिश कीजिए कि एक फूड है, मुँह में जाता है, मीठा लगता है, और माउथ में जाके मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यू फ़ील द अरोमा एंड जस्ट गल्प इट। यू डोंट नीड च्यूइंग। जैसे ही च्यूइंग आ जाती है, वो बैरियर है खाने के लिए। तो रबड़ी जैसी याद आ गई हाँ। मुझे। तो मुँह में गया,
और बॉडी में अंदर चल गया। हुँ, तो विदाउट मच एफर्ट हुँ, इट हैज़ गॉन इन। तो क्या हुआ, जो माउथ जो फ़ील था, हुँ, जो हमें जो मज़ा आ रहा था, हुँ, तो वो हम बार-बार रिपीट करना चाहते हैं। ठीक बात है। है ना? और वो क्या कर रहा है, अंदर जाके ब्रेन में एक केमिकल है डोपामाइन, उसको हिट कर रहा है, उसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब ऐसे कौन से केमिकल हैं जो इसको हिट करते हैं? और आजकल ये लगता है ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंपोनेंट है जो डायबिटीज़ में, वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन। अच्छा, और वो शुगर फ्री की कैटेगरी में आता है, ठीक हाँ, है? हाँ, शुगर फ्री की कैटेगरी में आता है। और वो जो इन मतलब डोपामाइन कैसे इंक्रीज़ होगा? जो भी फूड इंसुलिन स्पाइक करेगा, हुँ, वो डोपामाइन स्पाइक करेगा। हुँ, तो सबसे ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक माल्टोडेक्स्ट्रिन से होता है। तो जैसे इंसुलिन स्पाइक करेगा, वो डोपामाइन हिट करेगा। जैसे हुँ, डोपामाइन हिट करेगा, वी वांट टू रिपीट दैट ईटिंग साइकिल। रिपीट दिस साइकिल कि हुँ, अच्छा लग रहा है, फिर मज़ा आ से रहा है। खा लो। हाँ, तो इसको अगर हम टेक्निकली समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए ये हमारा ब्लड ग्लूकोज़ का लेवल है, ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। लेकिन जैसे ब्लड ग्लूकोज़ लेवल ये क्रॉस करेगा हल्का-सा ऊपर की तरफ, तो दिस इज़ फील गुड फैक्टर। तो इधर मज़ा आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे गए मज़ा आए। अच्छा, जैसे नीचे जाता है, जैसे लोअर इससे नीचे, सो यू फील वेरी एंग्री, इरिटेटेड, तो आप यहाँ नहीं रहना चाहते। लेकिन आप ये वाला मज़ा आया था आपको, तो यू वांट टू रिपीट दिस। तो इस टाइप के जो इंग्रेडिएंट हैं, जो डोपामाइन हिट करते हैं, इंसुलिन को हिट कराते हैं, वो इंग्रेडिएंट बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। तो अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि एक तो ये इंसुलिन ज़्यादा हिट करा रहा है। दूसरा, इसकी जो स्वीटनेस है, वो शुगर से सिर्फ़ 20% है, तो मीठा भी नहीं लगता खाने में। तो शुगर की जो स्वीटनेस है, उसको 100 ले लें, तो इसकी स्वीटनेस खाली 20 है। हुँ, और शुगर से 2 गुना ज़्यादा ये इंसुलिन स्पाइक करता है। तो ज़्यादा मीठा भी नहीं लग रहा है, हुँ, और इंसुलिन भी स्पाइक कर रहा है, डोपामाइन भी इंक्रीज़ कर रहा है, और सस्ता भी है। तो ये अच्छी चीज़ है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। अच्छा। अच्छा, ये बहुत डेंजरस तो चीज़ ये है। मिलता कहाँ पे है? कैसे मिलता है? किस चीज़ ये में फूड मिलता है? प्रोडक्ट्स में है, जितने भी शुगर जो ये फ्री डाल प्रो रहे हैं सब में? हाँ, प्रोटीन पाउडर, बच्चों के पाउडर, अच्छा। ये जो इस टाइप के काले-काले से ड्रिंक आते हैं बहुत सी हुँ। कंपनीज़ के, जो दूध में घुला आई एम अ घोल के पीने के कॉम्प्लान लिए बॉय। बोलते हैं। हाँ, मतलब ऐसे बहुत से ब्रांड हैं, आप उनमें ढूँढेंगे तो बहुत से में आपको ये हम माल्टोडेक्स बचपन से खाते इंग्रीडिएंट थे मिल चुरा-चुरा के जाएँगे। बॉर्नवीटा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आप बात छेड़ी ही है तो एक और आजकल बड़ा चला है, युद्ध चला है पाम ऑयल के अगेंस्ट में, जी, जी, कि जी। पाम ऑयल जो है एक तो होता ऑलमोस्ट हर चीज़ में है, जितने भी जी, प्रोसेस्ड जी। फूड आ रहे हैं सब हाँ, में पीछे पाम ऑयल लिखा होता है। हाँ। तो पाम ऑयल की क्या एक्चुअलिटी है, मतलब कितना नुकसानदायक है? जी। अच्छा, आप ये समझिए कि कोई चीज़ अच्छी है, तो ज़्यादा लोग कंज़्यूम करेंगे, और बुरी है तो कंज़्यूम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली समझ में तो आ ही जाता है ना भई ये बुरा है। हुँ, हुँ, तो हुँ। अगर आज हम ये देखें कि चलो पाम ऑयल को आप समझें कि मान लो खराब ऑयल है, हुँ, तो लेट्स देखें कि दुनिया में बिक क्या रहा है। हुँ, सो व्हिच इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग ऑयल इन द वर्ल्ड, है ना? अगर हम ये देखने की कोशिश करें, तो टुडे टू योर सरप्राइज़, palm oil is the largest selling one single oil in the world, which is around 45% of the एंटायर ऑयल। entire oil consumed in the world। बाप! 45%, ऑलमोस्ट 50% कह हुँ, सकते हैं कि जितना भी ऑयल बिक रहा है उसका ऑलमोस्ट आधा पूरी दुनिया में पाम ऑयल ही बिक रहा है। अगर इतना बेकार होता तो यूज़ नहीं होता। और इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले, जैसे कि मैं एक स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, कुछ एक शॉर्ट मैंने देखा, और कोई भाई साहब ये कह रहे थे कि यार हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है वो बैन हो गया है बाकी कंट्रीज़ में, यूएस, यूरोप वगैरह में, और इंडिया में बिक रहा है। तो इंडिया में ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इसको बैन क्यों नहीं कर रहा है ना? इस टाइप का कुछ वीडियो था। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जब से इंडिया में आया है, हुँ, 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 तब से काफ़ी चीज़ें रेगुलराइज़ हो गई, एंड इट्स अ गुड थिंग। एंड दे आर हुँ, डूइंग वेरी जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें बहुत वो मेहनत कर रहे हैं। हुँ, दूसरा कि क्या ये पॉइंट उनसे मिस हो गया कि भई हुँ, वहाँ बैन हो गया, हमने बैन नहीं किया, तो ऐसा हम पीछे क्यों रह गए, हुँ, हमें भी बैन करना चाहिए। हुँ, तो ऐसा नहीं है, किसी भी कंट्री में हाइड्रोजनेटेड ऑयल बैन नहीं है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल किसी भी कंट्री में बैन नहीं है, ना इंडिया में बैन है, ना यूएस में बैन है, ना यूरोप में बैन है। हुँ, बैन क्या है? वो क्या होता है कि जब भी आप ऑयल को हाइड्रोजनेट करते हैं, तो उसके जितने भी डबल बॉन्ड हैं, सबको आप सैचुरेट कर देते हैं। तो कुछ में पार्शियली करते हैं और कुछ में कंप्लीटली कर देते हैं। तो जो पार्शियली वो हाइड्रोजनेशन था, पार्शियली हाइड्रोनाइज़ जो वेजिटेबल ऑयल था, तो हाइड्रोजनेशन पार्शियल बैन है। जो टोटल हाइड्रोजनेशन है, वो बैन नहीं है।
हाँ, तो वो ना इंडिया में बैन है, ना यूरोप में बैन है, किसी भी कंट्री में बैन नहीं है और उससे हेल्थ को नुकसान नहीं होता। मतलब उतना नुकसान नहीं होता। अब कहेंगे नुकसान किस चीज़ से होता है? तो नुकसान है ओवर कंज़प्शन से। लिमिटेड क्वांटिटी में हुँ, किसी भी ऑयल से नुकसान नहीं है, ओवर कंज़प्शन से सबसे नुकसान है। अब मैं एक आपको एक अगर रिपोर्ट दिखाऊँ, तो ये अगर हम एक ये रिपोर्ट देखेंगे, आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, तो इसमें पाम ऑयल नंबर 1 ऑयल है। दूसरा सोयाबीन ऑयल सेकंड जो अमेरिका से आता है, पाम ऑयल अपने एशिया का है और तीसरा कनोला ऑयल जो कनाडा से आता है, वो तीसरे नंबर का दुनिया में बिकने वाला है। चौथे नंबर का सनफ्लावर ऑयल जो यूरोप से आता है और पाँचवें नंबर का ग्राउंड नट ऑयल जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ये 5 ऑयल हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या सबसे बढ़िया, क्योंकि भाई पीनट ऑयल जो ग्राउंड नट हमारे इंडिया में पैदा होता है, तो बहुत बढ़िया। तो हमारे लिए बेस्ट ग्राउंड नट है। जो मलेशिया में रह रहा है उसके लिए पाम ऑयल बहुत बढ़िया है ना? और जो मतलब कि अमेरिका में, यूरोप में रह रहे हैं, उनके लिए सनफ्लावर ऑयल ठीक है क्योंकि उनकी कुकिंग डिफरेंट है। हमारे हिसाब से जिस तरीके से तड़का लगता है, हम तल के खाते हैं, उस टाइप की चीज़ें वो नहीं करते, तो उनके लिए ठीक होगा। हमारे लिए पाम ऑयल भी ठीक है और हमारे लिए ग्राउंड नट ऑयल भी ठीक है। ये सारी चीज़ें ठीक है हमारे लिए। एक बहुत बड़ा वो फैला रखा है ऑलिव ऑयल को लेके। हाँ जी, हाँ, मतलब हाँ। सारे सैलेड पे डाल दो ऑलिव ऑयल, हाँ, हाँ। कुकिंग भी ऑलिव ऑयल में होके वो सब। तो ऑलिव ऑयल का क्या रोल है फिर? अच्छा, तो हम एक काम करते हैं सुनील जी ना, थोड़ा-सा वो समझते हैं कि ऑयल क्या है। तो जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो, तो ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल आता है, हुँ, एक ट्राइग्लिसराइड आता है। ठीक है, हाँ, है जाता ना? है। 2 दोनों चीज़ें दोनों तो समझ में आ हाँ, जाती हैं ना? तो ये ट्राइग्लिसराइड क्या है हुँ, ना? तो जितना भी ऑयल है, हुँ, वो सब ट्राइग्लिसराइड है। अच्छा। जितना भी ऑयल है, कोई भी ऑयल, हुँ, हुँ, जो भी आपके मन में आ रहा हो, हुँ, वो सब ट्राइग्लिसराइड है। हुँ, 90% 99% ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इज़ ट्राइग्लिसराइड। हुँ, और कोलेस्ट्रॉल इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, वो प्लांट में नहीं मिलता। हुँ, तो आप कहे कि जी सरसों के तेल में कोलेस्ट्रॉल होगा, नहीं होगा। हुँ, पाम ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होगा, नहीं होगा। हुँ, जो कोई भी फूड प्रोडक्ट जो प्लांट ओरिजिन से आ रहा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, हुँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एनिमल के लिवर में बनता है। तो हुँ। पहले तो ये डिस्टिंक्शन हो गया कि हर एक ऑयल ट्राइग्लिसराइड है। अच्छा, तो फिर जो वेज खा रहा है उसको कैसे कोलेस्ट्रॉल हाई आता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट और वो हमारा लीवर खुद ही बनाता है। तो हमारे ब्लड में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, उसका 75% लीवर हम खुद बनाते हैं। सिर्फ 25% जो हम बाहर से खा रहे हैं उससे आ सकता है, लेकिन 75% हम खुद बनाते हैं। अच्छा, लीवर कहाँ से बना रहा है कोलेस्ट्रॉल? है ना? लीवर क्यों बना रहा है? तो जितना भी एक्सेस ग्लूकोज़ हमारे पास में होता है, वो सारा कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, हुँ, 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 ग्लूकोज़ कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके। तो अगर मान लीजिए आपने साबूदाने की खीर खाई, हैं जी? साबूदाना इज़ ऑलमोस्ट 90% ग्लूकोज़। बाप रे! और व्रत में भर-भर के खाता है आदमी। हाँ, वो 90% ग्लूकोज़ है हाँ, और शुगर फ्री की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कि जो स्टार्च है, हुँ, उसको शुगर नहीं माना जा रहा है। हुँ, तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड 2 टाइप के हैं जिनको हुँ, आप हुँ, शुगर मानते हैं, स्टार्च को नहीं मानते। लेकिन ये ग्लूकोज़ की लंबी चेन है, हुँ, तो क्या वो लंबी चेन है, तो बॉडी में जाता है, छोटी-छोटी चेन टूट जाती हैं, हुँ, ग्लूकोज़ अलग निकल जाता है। तो साबूदाना जाएगा बॉडी में, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। हुँ, क्योंकि वो सारा ग्लूकोज़ लीवर जो है यूज़ कर नहीं पाएगा, तो हुँ, करेगा क्या उसका? तो अब 2 चीज़ें हैं, तो लीवर के पास मान लीजिए साबूदाना चला गया, हुँ, या आप ये समझ लीजिए मुरमुरा। हाँ, लाई। हाँ, मुरमुरा भी वही ऑलमोस्ट 80% ग्लूकोज़ है। ओह हो हो! पोहा, वो भी ऑलमोस्ट 80% ग्लूकोज़ है। कॉर्नफ्लेक्स 80% ग्लूकोज़ है। बट कॉर्नफ्लेक्स तो हेल्दी बताते हैं। हाँ, पता नहीं कौन लोग हैं। आप केमिस्ट्री जाके देखो ना, जब केमिस्ट्री पढ़ोगे सबसे पहले देखो उसमें है क्या? तो 80% उसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। तो ये जब सारे फूड प्रोडक्ट बॉडी में जाएँगे, तो अब लीवर के पास चले गए। अब आप देखो आपकी बॉडी में जो ये नाखून है, ये प्रोटीन का बना है। ये जो स्किन है प्रोटीन का बना है, ये बाल भी प्रोटीन का बना है, सब प्रोटीन का बना है और गया क्या 80% ग्लूकोज़। फॉर्म चाहे कुछ भी थे, चाहे वो साबूदाना था, चाहे कॉर्नफ्लेक्स था, चाहे पोहा था, कुछ भी था, लेकिन गया तो सब ग्लूकोज़। अब करें क्या ग्लूकोज़ का? तो जब लीवर के पास जाता है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है लीवर के पास कि भई एक तो हम उसे कंज़्यूम कर लें और एनर्जी के लिए यूज़ कर लें। अब कंप्यूटर पे बैठ के आप कितनी एनर्जी कंज़्यूम कर लोगे?
है ना? तो वो तो हम कोटा सुबह चाय में ही पूरा कर देते हैं। उतना ग्लूकोज़ पूरे दिन में हम यूज़ ना नहीं आई एम कर वेरी पाते। सरप्राइज्ड। मतलब हम कॉर्नफ्लेक्स को तो वर्ल्ड वाइड इतना हेल्दी मानते हैं, वो सुबह ब्रेकफास्ट में डाल के दूध में और हाँ, एक बाउल पूरा खा रहे हैं। हाँ। इनफैक्ट पोहा, यू आर टॉकिंग अबाउट पोहा, पोहा जी। हम पूरा, आप देखो ना, नॉर्थ इंडिया का बेस्ट हुँ। ब्रेकफास्ट फूड है वो। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। ये आप बता रहे हैं इसमें 80% तक ग्लूकोज है। हाँ, इसमें ना ये जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, आप इसको स्टडी कीजिएगा। इसको ना हम ईजीएल चार्ट कहते हैं, ये इस टाइप का। तो जब ये चार्ट देखेंगे, मतलब ग्रीन आप खा सकते हैं, येलो मतलब आपको कम लेना है, लाल मतलब नहीं लेना। तो इसमें हमने 300 से ज़्यादा फूड आइटम्स का ग्लूकोज़ लोड इस चार्ट में हमने बताया। तो ग्लूकोज़ अमेजिंग। लोड क्या होता है कि जब भी आप कोई फूड खाएँगे, तो वो आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगा। हम्म। और डाइजेस्ट होने के बाद फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुछ छोड़ेगा ना, हाँ, वो जो सब जो बनाएगा, जो भी हाँ। उसके पास में ठीक है। होगा। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज़ छोड़ेगा, हम्म। उतना ज़्यादा ग्लूकोज़ लोड हो गया। ग्लूकोज़ हाँ। लोड, जितना ग्लूकोज़ छोड़ा उतना ग्लूकोज़ लोड हो गया उस फूड हाँ। का। तो जिसका ग्लूकोज़ लोड ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ाएगा। ब्लड में ग्लूकोज़ ही तो बढ़ता है, हम्म। ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ाएगा। और जितना उसमें फैट एंड मतलब प्रोटीन होगा, वो ब्लड ग्लूकोज़ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो तो प्रोटीन और फैट है, हम्म। तो ग्लूकोज़ बढ़ा रहा है। तो जो साबूदाना हुआ, या ये हमारा कॉर्नफ्लेक्स हुआ, या ये मुरमुरे हुए, इनमें ग्लूकोज़ होता है। जब ये लिवर में गया, हम्म। अब लिवर इसको एज़ ए एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है, तो ये तो लिवर इसको, शुगर में। हाँ, तो इसको फैट में कन्वर्ट करता है। तो ओके। फैट के 2 काम हैं, हम्म। एक तो स्टोरेज, हम्म। तो स्टोरेज क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड, हम्म। तो ट्राइग्लिसराइड बना देगा। तो ट्राइग्लिसराइड बना के उसको पैक करके रख दिया। तो ट्राइग्लिसराइड सब इधर जो आ गया सेंट्रल एरिया, जो जो अपना पेट निकल के आ गया, ट्राइग्लिसराइड इधर हो गया। अब वो कोलेस्ट्रॉल क्यों बना रहा है? तो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं नई सेल्स। तो जैसे आप ये देखो, एक आदमी 60 किलो का है, एक आदमी 100 किलो का है, तो बॉडी सरफेस एरिया डिफरेंट है ना। हम्म। सरफेस एरिया डिफरेंट है, जो 100 किलो का है, बड़ा दिख रहा है। तो नई सेल्स बनाने में कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है। तो ओके। आपको नए गोदाम बनाने, भाई ज़्यादा माल आ गया ना, नए गोदाम बने, नए गोदाम कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। और गोदाम में भरा क्या जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। तो जब भी आप देखोगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि डाइट में ग्लूकोज लोड ज़्यादा है, और हमारे इंडियंस की डाइट का ग्लूकोज लोड ज़्यादा है। और दूसरा ग्लूकोज लोड बढ़ने का एक और कारण है कि फैट फोबिया, कि घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, हाल दिल की बीमारियां हो जाएंगी, ये हो जाएगा। तो ये जो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, इसके कारण लोगों का जो डाइवर्जन है, वो शुगर की तरफ हो गया है। ओके। तो शुगर ज़्यादा आई वाज खाते हैं। अबाउट टू आस्क दैट कि हाँ, आप तेल का बता रहे थे कि इट्स हाँ, नॉट बैड फॉर योर बॉडी। यस, यस। घी के लिए बड़ा आजकल चलन चला है, बहुत सारे, मतलब आप देखो यूट्यूब पे लगातार शॉर्ट्स आ रहे हैं कि देसी गाय का घी है, वो आप एक चम्मच पी लो तो भी नुकसान नहीं करेगा। बफेलो का जो घी है वो नुकसान करता है, या अदर कुछ ऑयल्स नुकसान करते हैं। इस पे भी जब बोली दो थोड़ा सा। अच्छा, एक तो गाय का घी और भैंस का घी। हाँ। तो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट गाय के घी में कंपैरेटिवली भैंस से थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा। ठीक है। अब या कंपैरेटिवली के लिए बराबर होता है, पर मैं हम्म। एक जगह देख रहा था, जब मैंने वैल्यू देखी, तो मुझे गाय के घी में थोड़ा सा ज़्यादा मिला, और वो हो सकता है वैरायटी टू वैरायटी वेरी भी हम्म। करता हो। तो कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट दोनों सेम है। अब क्या पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो उसको मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने कहा पाम ऑयल, पाम ऑयल कुकिंग के लिए अच्छा है, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि भाई पाम ऑयल अच्छा है, ओलिव ऑयल अच्छा है, देसी घी अच्छा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ घुसते हैं और केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक जो फैट होता है ना, वो 3 टाइप के फैट होते हैं। एक हम कहते हैं सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या होगा, भाई कार्बन की चेन होती है, और उसके जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सब भरे हुए होते हैं। तो कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, हम उसको कहेंगे कि भाई ये सैचुरेटेड फैट है। ठीक है। सैचुरेटेड फैट को अगर आप गर्म करते हो, क्योंकि उसके सारे हाथ बंधे हुए मजबूत हैं, तो उसका कोई हाथ टूटता नहीं है, तो फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होते। तो फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होते मतलब वो ज़्यादा स्टेबल ऑयल है। ठीक है। तो सैचुरेटेड ऑयल अगर आप हीट करोगे, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, नंबर 1। अब उससे दूसरा आ गया मोनो अनसैचुरेटेड। तो मोनो में भाई पूरा तो सैचुरेटेड है, पर एक कहीं बस डबल बॉन्ड रह गया, उसको कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड। ये भी हीट स्टेबल हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह है टूटने की, बाकी जगह इसका मतलब सब मजबूत है, तो ये भी हीट रेजिस्टेंट होगा। अब तीसरा हो गया पोली अनसैचुरेटेड, मतलब कि भाई जगह जगह डबल बॉन्ड है, बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं, तो अब इसके टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।
ठीक है। अब मतलब कि अगर हम कुकिंग के लिए कोई ऑयल ढूंढ रहे हैं तो हमारे लिए क्या, जिसमें सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें पोली अनसैचुरेटेड होगा वो भाई जो हीट स्टेबल नहीं होगा। सिंपल डेफिनेशन हो गया ना। एक हम ये देख रहे हैं कि स्टेबल कौन सा है कुकिंग के लिए, ठीक है, ठीक है हाँ, ना, इस पैरामीटर पे, ठीक एक पैरामीटर पे हम तेल को जज करने की ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि घी, हुँ, तो घी में 60% हुँ, सैचुरेटेड हो गया, हुँ, 30% मोनो अनसैचुरेटेड हो गया, हुँ, तो 90% सैचुरेटेड और मोनो सैचुरेटेड का कॉम्प्लेक्स हो गया, 10% पोली वाला या कोलेस्ट्रॉल ये सब में आ गया। तो मतलब हीट स्टेबल है, घी कुकिंग के लिए ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, पाम ऑयल। तो पाम ऑयल और घी को कंपेयर कीजिए तो पाम ऑयल में 50% सैचुरेटेड है, 40% ये मोनो अनसैचुरेटेड है, तो इसमें भी 90% हो गया पाम ऑयल में, और घी में भी 90% दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें 10%। तो अब आप देखो कि घी और पाम ऑयल दोनों में जो मोनो सैचुरेटेड और जो ये सैचुरेटेड है इसका कॉम्बिनेशन बराबर है। अब कॉस्ट देखो, पाम ऑयल 150 रुपये किलो मिल जाएगा, घी 600-700 रुपये किलो मिलेगा। तो गरीब आदमी को सही तेल खाना है तो पाम ऑयल है, क्योंकि एकदम घी के बराबर है। उसमें 60% सैचुरेटेड था, इसमें 50 है। अब हम देते हैं कि जैसे सनफ्लावर ऑयल, हेल्दी हार्ट ऑयल और ये सब समझाया जाता है, वो पोली अनसैचुरेटेड है, उसका 60-70% हिस्सा पोली अनसैचुरेटेड है। जैसे हीट के कांटेक्ट में भड़बड़ भड़बड़ सारे बॉन्ड उसके टूटने वाले हैं। ऐसे ही ऑलिव ऑयल के साथ है। ओलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड ज़्यादा होता है, 60-70% उसका मोनो अनसैचुरेटेड होता है, हुँ, और सैचुरेटेड बहुत कम होता है उसमें। तो ओलिव ऑयल इज़ बेटर देन सनफ्लावर ऑयल ओके। ले सलाद ड्रेसिंग के लिए। तो वो ड्रेसिंग व्रेसिंग में ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हुँ, तो इंडियन आदमी क्या करे, हुँ, तो इंडियन आदमी का सबसे बढ़िया है कोकोनट ऑयल। अच्छा। हाँ, कोकोनट ऑयल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, हुँ, छोटी चेन होती है, तो जल्दी एनर्जी देता है। हुँ, जैसे हमने घी देखा या हुँ, पाम ऑयल देखा, हुँ, इनकी कार्बन की चेन लंबी होती है, 17-18 कार्बन होते हैं, हुँ। 20 कार्बन होते हैं। और जो ये कोकोनट वाला है इसके 5-6 कार्बन, 8-10 कार्बन, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो हुँ, जल्दी एनर्जी रिलीज़ करता है। तो अगर आपको कॉफ़ी में डालना है, जल्दी एनर्जी चाहिए, तो हुँ, आप कोकोनट डालोगे, ऑलिव ऑयल नहीं डालोगे उसमें, हुँ, ठीक है ना, कोकोनट ऑयल डालो। आपको कुकिंग करनी है, तो अब आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखो जी। अगर आप पैसे कम हैं, तो पाम ऑयल, आपके पास घी के पैसे हैं, तो घी, और आप थोड़ा यूरोपियन टाइप फ़ील करना चाहते हो, तो ऑलिव ऑयल ले लो, मतलब बेनिफिट ऑलमोस्ट सेम है। तो ये कहना कि हेल्दी आदमी हेल्दी फूड खाने के लिए रिच होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं। हेल्दी होने के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। आपने एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक किया है अभी, क्योंकि पाम ऑयल को ना भर-भर के गालियाँ देते हैं इंडिया में कि भाई ये तो मतलब सबसे खराब ऑयल है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके पीछे नेगेटिव प्रेस क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। हुँ, मतलब कि देखो, एक तो प्रेस में जो कहते हैं ना कि वो आप नैरेटिव कौन कंट्रोल करता है, तो जिसकी जेब में पैसा है वही नैरेटिव कंट्रोल करता है, ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि वही मीडिया में बार बार आ सकता है जो पैसे खर्च कर सकता है। तो पाम ऑयल का नेगेटिव साइड क्या है, एक तो पाम ऑयल की पर एकड़ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, मतलब पर एकड़ प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाम हुँ, ऑयल की है। हुँ, हुँ, तो हुँ, अब क्या होता है कि अब ये प्रॉफ़िटेबल है, हुँ, तो आदमी जंगल काट-काट के पाम ऑयल के खेत लगाता है और हुँ, उससे पाम ऑयल बनाता है। हुँ, तो जो यूरोपियन और अमेरिकन एजेंसीज़ हैं, वो कहती हैं कि ये डिफ़ॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हुँ, व्हिच इज़ बैड फॉर द मतलब वर्ल्ड, कि ये पेड़ काट रहे हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसलिए ये अच्छा नहीं है। और छोटी कंट्री है मलेशिया वहाँ से, तो वो दबा सकते हैं क्योंकि उनके पास मीडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर अगर आप टेक्निकली देखो, केमिकली जाके केमिस्ट्री वाइज़, कि क्या पाम ऑयल ख़राब है? पाम ऑयल बिल्कुल ख़राब नहीं है। आप कंपेयर करो, आप केमिस्ट्री कंपेयर करो ना। तो नेगेटिव प्रेस मतलब एक अलग, मैं कहूँगा, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, पैकेट पे आप देखोगे ज़्यादातर लेबलिंग में आजकल बड़ा वो चला है, रीड द लेबल। एक हाँ, कैंपेन करना चला चाहिए, है, रीड हाँ, करना चाहिए। व्हिच इज़ फाइन अगेन, हाँ, हाँ, बट लेकिन बहुत सारे उस पे लिखा होता है इट्स वेरी हेल्दी, हाँ, इट्स वेरी टेस्टी, हेल्दी एंड शुगर फ्री। हाँ, हाउ टू ट्रस्ट, क्योंकि कॉमन आदमी को नहीं समझ में आता कि उसको तो ट्रस्ट करना है कि नहीं, वो तो आपका वही नैरेटिव पे जा रहा है, हाँ, हाँ, टीवी पे जो ऐड आ रहा है उसके। हाँ, हाँ। तो कुछ कंपोनेंट आप देखिए, हुँ, जैसे आप इंटरनेट पे जाके शुगर फ्री लड्डू सर्च करोगे, तो आपको शुगर फ्री लड्डू दिखेगा। अब ये किस चीज़ का बना है जी? तो डेट्स का बना है हुँ, या गुड़ का बना हाँ, 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 है ना? तो आप कहेंगे यार ये तो गुड़ है, बोले यार चीनी नहीं है। तो हम सिर्फ चीनी को ही चीनी मानते हैं, हुँ, और इसका मेन ओरिजिन कहाँ से होता है? हम कहते हैं ब्लड शुगर।
ब्लड शुगर इज़ नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि ब्लड में शुगर होता ही नहीं, ब्लड में ग्लूकोज होता है, ब्लड में ग्लूकोज होता है, शुगर नहीं होता है। तो वहीं से माइंड सेट गड़बड़ हो जाते हैं, शुगर, इसमें शुगर नहीं है, ब्लड में शुगर है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो एक तो माइंड में डेफिनेशन गड़बड़ है, इट्स ब्लड ग्लूकोज। दूसरा ग्लूकोज लोड, उस फूड से ग्लूकोज लोड कितना आएगा। तो हनी से बना है तो शुगर फ्री कह देता है आदमी, यार हनी है, शुगर नहीं हाँ है। हाँ 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 लेकिन अब आप जब ग्लूकोज लोड देखोगे तो हनी का ग्लूकोज लोड, जैगरी का ग्लूकोज लोड, और ये जो आपके जो डेट्स वगैरह हैं इनका ग्लूकोज लोड, और शुगर का ग्लूकोज लोड ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। तो ये समझना कि भाई ये हनी से बना है या गुड़ से बना है ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, ये सब मिथ है। और उस पर शुगर फ्री लिखा रहता है, क्यों कि हमने शुगर नहीं डाला। ठीक है ना ये, प्रोसेस शुगर नहीं हाँ डाला। प्रोसेस शुगर नहीं डाला। और दूसरा है माल्टोडेक्स्ट्रिन। माल्टोडेक्स्ट्रिन इज ए स्टार्च। तो मान लीजिए आपने किसी में कोई प्रोडक्ट पोटैटो स्टार्च से बनाया या साबूदाने से बनाया, है ना, तो स्टार्च तो शुगर की डेफिनेशन में नहीं आता। तो शुगर की डेफिनेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल ग्लूकोज। तो तीन टाइप के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज तो सब समझ ही गए, फ्रुक्टोज जो फ्रूट में मिलता है, गैलेक्टोज जो मतलब मिल्क से आता है। लेकिन ये जो मिल्क से आ रहा है शुगर और जो फ्रूट से आ रहा है उसको हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि वो जो गैलेक्टोज गया या फ्रुक्टोज गया वो पहले डायरेक्टली ब्लड से तुरंत लीवर में जाता है, और लीवर में जाके लीवर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर उसको यूज़ करेगा, उसका ट्राइग्लिसराइड बनेगा या उसका कोलेस्ट्रॉल बनेगा या उसका एनर्जी में कंज्यूम करेगा। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई फ्रूट खाओ ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, हाँ वाइडली सेट कि है ना। फ्रूट जो फलों के अंदर मीठा है वो आपको नुकसान नहीं करेगा। हाँ, अब बढ़ेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो फ्रुक्टोज है ना भाई, और हम्म फ्रुक्टोज थोड़ी नापते हैं ब्लड में, जो मशीन है वो तो ग्लूकोज नापती है। हम्म तो फ्रुक्टोज तो हम नाप ही नहीं रहे ना। अरे जब फ्रुक्टोज नापेंगे तभी तो पता चलेगा फ्रुक्टोज है। सो ये नुकसान अल्टीमेटली ये भी करेगा। हाँ अल्टीमेटली, क्योंकि ये जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। हम्म तो जहाँ पे स्टार्चेज आपको दिखाई दें, चाहे उन पर शुगर फ्री लिखा हुआ है, या आप प्रोटीन पाउडर देखना, हम्म फेमस प्रोटीन पाउडर, हम्म उसमें पहला दूसरा तीसरा इंग्रेडिएंट जो है माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलेगा, हम्म और शुगर फ्री लिखा होगा। तो जहाँ गुड़ है, जहाँ हनी है, जहाँ माल्टोडेक्स्ट्रिन है, जहाँ डेट्स है, ये सारी चीज़ें जो है शुगर फ्री की कैटेगरी में लोग लिख देते हैं, जो नहीं होती। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। हम्म तो ये क्या हो गया भाई, अजीब सा कुछ बवाल आ गया है ना। या ब्राउन शुगर लिख देंगे, या कहेंगे हाँ कोकोनट शुगर हाँ है, ये शुगर नॉर्मल नहीं है भाई, ये हेल्दी है कोकोनट शुगर। अरे भाई शुगर तो शुगर है ना, आप कोकोनट से बनाओ, बीट रूट से बनाओ, शुगर केन से बनाओ। पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाता है कि फिर आदमी खाएगा क्या। फलों को तो आदमी ये समझ रहा था कि चलो ये वाला मीठा मेरे लिए सेफ है। आपको अभी जो आप इंटरनेट पे बोल रहे हो कि चल रहा है नैरेटिव कि चलो ठीक है मैं डेट्स खा लेता हूँ, अगर मुझे मीठे की क्रेविंग है तो मैं डेट्स खा लेता हूँ, दैट विल नॉट हार्म मी एंड माई बॉडी। तो फिर अब तो ये भी आपने कहा कि ये भी गड़बड़ है, वो जाके तो कहीं सेम काम करने वाला है, तो खाएगा क्या फिर बंदा। हाँ, तो अब खाएं क्या। तो फ्रूट्स क्यों खाने, है ना। वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा नहीं होता, और न्यूट्रिशन भी पूरा होता है, और शुगर नहीं होता। तो फ्रूट्स महंगे भी हैं, ठीक है ना। तो हम फ्रूट्स को अवॉइड करके वेजिटेबल्स ले लें। तो वेजिटेबल्स में जो हमें फाइबर चाहिए वो मिल रहा है, जो वाटर कंटेंट चाहिए वो मिल रहा है, विटामिन मिनरल चाहिए वो मिल रहा है, और शुगर हमें नहीं चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो ना, दूसरा हमारे लिए है प्रोटीन। प्रोटीन इंपॉर्टेंट सोर्स है ना। तो प्रोटीन कहाँ से आए। तो प्रोटीन के जो सोर्स हैं, जो एक तो एनिमल सोर्स हो गया कि अंडा वंडा, चिकन विकन, नॉन वेज, वो प्रोटीन का सोर्स गया। अब वेजिटेबल सोर्स में प्रोटीन कहाँ से आए। तो एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। फोटोसिंथेसिस, इतना तो सुना होगा। तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्लांट खड़ा है, पत्तियां ऐसे खिलखिला के हंस रही हैं, मुंह दे से ऐसे खोल के, अपना मुंह खोल के अपने आसमान की तरफ देख रही हैं। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा, सनलाइट पकड़ा, नीचे से धरती से पानी पकड़ा, और ग्लूकोज बना दिया। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज ही तो बनता है, फोटोसिंथेसिस से प्रोटीन बनता देखा है।
नहीं नहीं देखा ना, फोटोसिंथेसिस से फैट बनता देखा है? नहीं, नहीं। नहीं देखा। अच्छा आप देखो पूरा का पूरा जो प्लांट है हुँ, वो सब कार्बोहाइड्रेट है। उसकी पत्तियां कार्बोहाइड्रेट है, हुँ, उसका तना कार्बोहाइड्रेट है, हुँ, एवरीथिंग इज कार्बोहाइड्रेट। हुँ, प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन उसके बच्चों में है। प्लांट के बच्चे कौन होते हैं? सीड्स। हुँ। अच्छा। प्लांट के बच्चे हैं सीड्स। सीड्स में फैट मिलेगा, सीड्स में प्रोटीन मिलेगा। कोई हुँ, प्लांट देख लो किसके तने में प्रोटीन है, किसके तने में फैट है? हुँ, नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि समझ लीजिए बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है प्लांट के लिए प्रोटीन बनाना, हुँ, प्लांट के लिए फैट बनाना। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। तो इसलिए जो बल्क ऑफ प्रोटीन और फैट मिलेगा वो उसके बच्चों में मिलेगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को दे के जाता है, बेटा तू जिंदा रह, तेरे जीवन की शुभकामना, जब तू गिरेगा पेड़ से कहीं आएगा तो तेरे को काम आएगा। क्या आएगा? ये प्रोटीन और फैट तेरे को आएगा, ग्रोथ देगा। तो अपने बच्चे को गिफ्ट दे के जाता है प्लांट प्रोटीन। एक सहजन की फली आती है, उसमें कहते हैं कि बड़ा उसमें प्रोटीन और बहुत मोरिंगा सारे मोरिंगा है। मोरिंगा, हाँ, और उसको बोलते हैं बड़ा उसमें सो काफ़ी चीज़ें होती हैं। हाँ ये भी तो हाँ फल की कैटेगरी में आ गया। हाँ ठीक है, मतलब इसका ग्लूकोज लोड ज़्यादा नहीं होता, कंज्यूम किया जा सकता है, मतलब डायबिटिक पेशेंट के एंगल से इसको कंज्यूम किया जा सकता है। तो मतलब जो खाएं क्या, जिस टॉपिक पे हम अभी मेरे ख्याल से उस पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमें ये देखना है डाइट में कि क्या मैंने प्रोटीन खाया, क्या मेरी डाइट में अप्रोप्रिएट फैट आया, हुँ, क्या मैंने फाइबर्स खाया, हुँ, क्या मेरा वाटर इनटेक ठीक ठीक है। हुँ, तो पानी का इनटेक, फाइबर का इनटेक, हुँ, प्रोटीन का इनटेक हुँ, और फैट का इनटेक, हुँ, ये आपको फोकस करना है। हुँ, कार्बोहाइड्रेट तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ओके। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आ जाएगा। हुँ, और फाइबर सब कार्बोहाइड्रेट होता है। हुँ, फाइबर इज ए कार्बोहाइड्रेट जो ठीक। ग्लूकोज रिलीज नहीं करता। तो अगर आप अपना डाइट बनाना चाहते हैं तो ये हुँ, चार चीज़ों पे फोकस करें कि पानी, फाइबर, फैट एंड प्रोटीन। अगर आप ये खा रहे हैं तो आपको इतना इतना सा खाने की ज़रूरत है, यू डोंट नीड टू ईट। फुल ऑफ स्टमक। हाँ बहुत ज़्यादा खाने की नाइस, ज़रूरत नहीं नाइस, पड़ती। नाइस। एक चीज़ और बताते जाओ आप कि शुगर फ्री आता है मार्केट में। एक टैबलेट जो आती है शिल्पा शेट्टी करती हैं उसका ऐड शुगर फ्री। वो कितना एक्चुअली में शुगर फ्री है? अच्छा अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि वो शुगर से ही बना है अरे यार! तो आप इंग्रेडिएंट पढ़ना चलो, या आप हाँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाँ, तो जैसे उनका पाउडर टाइप का आता है, हाँ, हाँ। तो अब हम उसका इंग्रेडिएंट देखते हैं। हुँ, तो इंग्रेडिएंट में जो बेस है, तो देखो ये इस टाइप के प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक हाई इंटेंसिटी स्वीटनर होता है हुँ, जो 300 या 400 गुना मीठा होता है, हुँ, जिसको आप खा नहीं सकते डायरेक्टली। हुँ, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए कुछ बेस चाहिए, हुँ, तो आप बेस में डाइल्यूट करते हैं। तो जो बेस है वो ग्लूकोज है जो बेस है उनका वो ग्लूकोज है। तो उसमें लिखा होगा डेक्सट्रोज। तो ग्लूकोज का ही भाई है डेक्सट्रोज, इट्स अनदर नेम फॉर ग्लूकोज डेक्सट्रोज, और दूसरा है माल्टोडेक्स्ट्रिन। तो उनका बेस है माल्टोडेक्स्ट्रिन और डेक्सट्रोज, तो वो तो पहले ही ग्लूकोज है भाई। और दूसरा जो टैबलेट है उसमें होता है लैक्टोज। सो लैक्टोज इज द मिल्क शुगर की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसका बेस भी शुगर है। तो नाम भले ही शुगर फ्री है बट बेस शुगर है उसका। तो नाम रख दिया शुगर फ्री। अच्छा, अच्छा बनाया है यार पब्लिक को। अच्छा एक चीज़ और बताओ, किसी आदमी को बड़ा अंदर से आ रहा है कि अब मैं करने वाला हूँ, आज से मैं आपने जो बताया वो फ़ॉलो करेंगे, ये 4 चीज़ें बताई। ऐसी कौन-सी चीज़ वो करें कि 7 से 10 दिन में वो टूटे नहीं? क्योंकि ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन में टूट जाते हैं, जी जी। नहीं कर पाते। हम्म। तो क्या करेंगे कि टूटेंगे नहीं? मतलब मेरी सोच जो है, जो मेरा सोचने का तरीका है कि डू यू हैव ए लॉन्ग टर्म गोल फॉर 20-30 ईयर्स और 40 ईयर्स। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गोल है तो जो छोटी छोटी आदतें हैं वो आपको सीढ़ी की तरह दिखाई देंगी कि मुझे वहाँ पहुँचना है। लेकिन जिसका गोल शॉर्ट टर्म है, जैसे मैं पहले वेट लॉस क्लिनिक रन करता था, तो मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते थे कि 3 महीने बाद चाचा के बेटे की शादी है और यार शादी में पतला दिखना है, सूट वूट थोड़ा ठीक सा आ जाए, तो 3 महीने में डाइट बना दो और 10 किलो वजन कम करवा दो, ठीक है। बस उसके बाद जो चाहे, हाँ। हाँ, तो वो 3 महीने में वो 10-12 किलो कर भी लेते हुँ, थे। या लड़कियां आती थी शादी होने वाली हुँ, है हुँ, और शादी को वही शादी से पहले वेट हुँ, लॉस हुँ, करना हुँ, है, तो शादी होने एक गोल था, तो वो अपना गोल आया, वेट लॉस किया, और वो तो सीढ़ी छोटी सी थी, वो सीढ़ी खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या? तो अब नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट गोल है ही नहीं। तो अगर आप बड़ा गोल है लाइफ में, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको सीढ़ी की तरह दिखाई देंगी। लेकिन अगर गोल है ही नहीं बड़ा,
तो फिर ये फ़ायदे के नहीं। तो सबसे पहले फाइंड ए बिगर गोल इन लाइफ, वेरी बिग गोल। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ है, जैसे आप बताते हो कि हेल्दी खाना, हम आउट ऑफ द स्टूडियो भी बात कर रहे थे कि हेल्दी खाना महंगा होता है, कि जहाँ प्रोटीन का 1 किलो दिखेगा आपको 4,000, 5,000, 6,000 तक, और जितना सस्ता होगा कि आपको भूख लगी है, तुरंत भूख मिटानी है, मैगी का एक 10 रुपए का पाउच आना है, बना लो खा लो। तो ये कितना सच है कि मतलब एक्चुअली में भी हेल्दी खाना महंगा ही है, या फिर इसके भी ऑप्शन हैं? थोड़ा सा कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगा, हम्म कि मतलब वो 10 रुपये का खाने की बजाय वो हो सकता है 100 रुपये का खाना पड़े हम्म आपको, हम्म हम्म तो महंगा तो होगा। हम्म लेकिन फिर उस महंगे में भी डिफरेंट सोर्सेस हैं। जैसे हम्म हमने ये कहा कि भाई प्रोटीन खाना है, अब प्रोटीन का सोर्स क्या होगा? तो जैसे अभी हमने देखा कि भी जो प्रोटीन का सोर्स है वो हमारे लिए है नट्स एंड सीड्स, या अंडा हो गया, या नॉनवेज वगैरह हो गया, इस टाइप के सोर्स है। तो अब प्रोटीन जैसे हम देखें कि ग्राउंड नट्स, पीनट और एलमंड, तो दोनों में बराबर प्रोटीन है, दोनों में बराबर प्रोटीन है। तो आपको पीनट मिल जाएगा 150-200 रुपये किलो, है ना? और आपको एलमंड मिलेगा 1000 रुपये किलो, दोनों में बराबर प्रोटीन है, तो आप पीनट खा लो। हाँ, पीनट बटर बड़ा चलता है इसके लिए। हाँ, तो पीनट खा लो, अच्छा सोर्स ऑफ हुँ, प्रोटीन है। अब आप देखते हैं कि मुरमुरा हुँ, और पीनट, हुँ, तो अब आदमी के मन में अगर ये हुआ कि मुझे फैट नहीं खाना, हुँ, सपोज करो, तो वो मुरमुरा खाएगा, क्यों? फैट फोबिया। हुँ, पीनट में कहेगा इसमें तो तेल है, हुँ, लेकिन वो 80% ग्लूकोज है उसमें। तो यहाँ गड़बड़ होती है, जब आप फैट से डर रहे होते हैं तो आप ऐसा चूज करते हैं, और मुरमुरा सस्ता भी आएगा हुँ। और बहुत सारा भी आ हाँ, खाते जाएगा। रहो। लार्ज क्वांटिटी में आ जाता है। तो अगर आपको नॉलेज है कि किस में कितना प्रोटीन है और क्या कॉस्ट है, तो उसके बेसिस पे बना सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने कि ये प्रोडक्ट बनाया डायवेक्सी आटा, तो नॉर्मली अगर आप प्रोटीन देखोगे, मान लो आपको 1 किलो प्रोटीन चाहिए जिसमें 80% प्रोटीन है, तो आज के डेट में उसकी कीमत आपको 3-4 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगी 1 किलो की, क्योंकि वे प्रोटीन बहुत महंगा हो गया। और दूसरे प्रोटीन भी मतलब कि आप 2 हज़ार रुपये से 1,500 रुपये से कम आपको कुछ नहीं मिला 1 किलो प्रोटीन आजकल जिसमें प्लांट प्रोटीन बहुत चल रहा है। हाँ, प्लांट प्रोटीन, क्योंकि वे प्रोटीन महंगा हो गया ना। तो वे प्रोटीन का आज की डेट में अभी हम, क्योंकि हम कुछ प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, मैं एक बिस्किट में यूज़ करता हूँ उसको डालने के लिए, तो 2700 रुपये का 1 किलो था। जब मैंने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया था तो 750 रुपये किलो था, आज 2700 रुपये किलो। प्लांट प्रोटीन अभी भी आपको 600, 700, 800, 1000 रुपये किलो के अंदर, मतलब ये रॉ मटेरियल मिल जाता है। फिर आप फिनिश्ड गुड बनाते हैं, वो अलग चीज़ है, वो कैसे उसको बेचते हैं। तो जो प्रोटीन का जो सोर्स है, तो जैसे आटा डायबेक्सी आता है 500 रुपये किलो, 40% प्रोटीन है। प्लेन प्रोटीन आपको आएगा 2000 रुपये किलो। तो और ये क्या, एक ईजी सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो मिक्स हो जाता है आपकी डाइट के साथ में, अलग से कुछ लेने की जरूरत, आपने रोटियां बनाई, इसको खाया और इसी के साथ में आपका मिक्स हो गया। तो इट्स ए सॉफ्टर एंड ईजियर सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आप इसको डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक आदमी महीने में अराउंड 3 किलो आटा खाता है, तो मान लो 1500 रुपये का आटा खा लिया, तो पूरा उसका जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उसको काफ़ी प्रोटीन रिक्वायरमेंट मिल गया, बैलेंस उसकी डाइट हो गई, ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ आप बताओ कि लेट्स सपोज़ किसी को मीठा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है, ठीक है, तो बड़ा प्रैक्टिकल सा सॉल्यूशन बता बिल्कुल दो मुझे बिल्कुल। इसका। हाँ, उसको कैसे सॉल्व करेगा वो? मीठे की जो क्रेविंग है, सबसे पहले तो उसकी साइकोलॉजी समझते हैं। तो अगर हम देखें कि क्रेविंग क्यों होती है, हुँ, तो 3 हार्मोन हम समझते हैं। हुँ, पहला कि आप समझ लीजिए डोपामाइन हुँ, हार्मोन, हुँ, फ़ील गुड, दूसरा इंसुलिन हार्मोन, हुँ, और तीसरा है कॉर्टिसोल हार्मोन। हुँ, तो जैसे हमने कुछ खाया मीठा, तो डोपामाइन रिलीज़ हुआ, अच्छा लगा, जब पहुँच गया तो इंसुलिन हार्मोन आया, उसने ग्लूकोज़ को पकड़ा, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर डाला, फिर जैसे ही नीचे गया, बॉटम से नीचे, यहाँ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज़ हुआ, और यहाँ पे आपको बहुत क्रेविंग होती है, क्योंकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऐसे-ऐसे जा रहा है, बाउंड्री से बाहर जा रहा है। तो अगर आपको क्रेविंग ख़त्म करनी है, तो बेस्ट टेक्निक कि आप ग्लूकोज़ को उस रेंज के अंदर रखो। तो अब पता कैसे चलेगा कि भई आपका ग्लूकोज़ रेंज के अंदर है, नहीं हाँ, है? सही बात तो है। आजकल वो कंटीन्यूअस ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग वाले वो आते हैं बटन से, हुँ, जो आम में लगा लेते हैं। तो हुँ, आप एक वो आम, मतलब जो भी सीरियस आदमी है, मैं कह रहा हूँ जो आदमी सीरियस है अपनी हेल्थ के बारे में, हुँ, वो 15 दिन के लिए वो बटन ज़रूर लगाए। हुँ, किसी भी कंपनी का हो, बहुत कंपनी के आते हैं, पर लगाए। हुँ, तो जैसे ही आप उसको लगा लेते हो, तो जब आप खाना खाते हो, तो खाते ही आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल कैसे जा रहा है, तो वो रियल टाइम आपको वो दिखाता है, ग्राफ हुँ, जाते हुए। हुँ, तो आप उसमें रेंज चूज़ कर लो कि मेरा वो 70 से 130 के बीच में, या 140 के बीच में रहना चाहिए, और आप देखो कि कौन-कौन सा फूड आपको
उस रेंज से बाहर लेके जा रहा है। हुँ, अगर वो रेंज से ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे भी नहीं जाएगा, हुँ, ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। तो जैसे आपने वो सीजीएम लगा लिया मशीन, उसके बाद आप देखो कि जो खाना है वो आप ऐसा चूज़ करो जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम है। वो ऑटोमेटिकली वैसे आपको पता लग जाएगा कि खाया कि कहाँ गया। तो जाते ही आपको ऐसा खाना खाना है जो उसको उस रेंज के बीच में रखें। क्रेविंग जो है आप ये समझ लो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा लोकेंद्र जी, एक आप हम जब जर्नी की आपकी बात कर रहे थे शुरू में, तो आपने कहा था कि आई वाज़ आल्सो नॉट क्लियर कि मुझे कौन-सा स्टार्टअप शुरू करना है। वो तो क्या धीरे-धीरे आपकी जर्नी होती गई, धुंध छँटती गई और आप समझ गए कि ये चलो ये वाला है अभी। और आगे आप क्या करने वाले हो वो भी अभी श्योर नहीं है, इनोवेट करो, हो सकता है नई चीज़ें और बनाओ। हाँ जी, हाँ। बट एक नया बंदा जो अभी आज की डेट में शुरू करने वाला है, मान लो एक ग्रेजुएट निकला है कहीं से हाँ, और उसको हाँ, मन में है कि आज मुझे अपना बिज़नेस शुरू करना है, तो हाउ टू चूज़ द राइट आइडिया? हाँ, ओके। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले ना एक माइंडसेट इम्पोर्टेंट होता है, आदमी का माइंडसेट। तो जनरली क्या होता है एक माइंडसेट, जैसे एमबीए करके आया और ये करके आया तो वो उसको कहते हैं मार्केट कैप्चर करना है। तो जैसे ये साबुन का ब्रांड है भैया, इसका 70% मार्केट शेयर है, हम कैसे करें कि इसमें से 20% ले लें। तो जब भी आपका माइंडसेट कंपटीशन बेस्ड है तो बड़ा ब्रांड नहीं बनेगा। जब भी कंपटीशन बेस्ड है तो बड़ा ब्रांड नहीं बनेगा। हुँ, जब भी माइंडसेट इनोवेशन बेस्ड है हुँ, तो हुँ, बड़ा ब्रांड बनेगा। तब आप अपनी कहानी खुद लिखोगे। हुँ, तो अगर एज ए न्यू स्टार्टअप हुँ, अगर आप इनोवेशन पे फोकस करोगे कुछ नया। और कुछ नया हुँ, जो विच डजंट एग्जिस्ट, हुँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग समथिंग बिग हुँ, इज़ हाई। मैं इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे जब जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन शुरू किया और किताबें बेचना शुरू किया, तो उसका जो कॉम्पिटिटर था उस टाइम किताबें बेचने का, वो बार्न्स एंड नोबल था। तो उसका मतलब कई हज़ार दुकानें थी यूएस में, लाखों किताबें थी उनके पास में, ये एक कमरे में बैठ के बेचना शुरू कर रहे थे। तो ये इन्होंने क्या काम किया, मतलब अब कैसे कस्टमर आए? तो इन्होंने क्या काम किया, जो रेयर बुक्स थी, जो किसी के पास नहीं मिलती, बार्न एंड नोबल वाला भी नहीं रखता था यार, 5 साल में एक किताब बिकती है, इसका क्या रखना? तो उसने रेयर बुक्स अपने पास में रखना शुरू किया। हुँ, और वो बेचना शुरू किया सबसे पहले कि जो किताब कहीं नहीं मिलती वो यहाँ वो मिलेगी। वो मेरे पास हाँ, मिलेगी। ठीक है। तो इसने सबसे पहले रेयर बुक्स अपने पास हुँ, में डाली। हुँ, और कस्टमर केयर करना कि टाइम, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ही डिलीवरी बेस्ड और ई हुँ, कॉमर्स बेस्ड कर रहा था, तो इसका बिजनेस सक्सेस होने हुँ, लगा धीरे धीरे। तो बार्न्स एंड नोबल की आंखें खुली कि भाई साहब ये नया बंदा आ गया। तो इसने इसके मॉडल को कॉपी करने के लिए खुद भी ई कॉमर्स चालू किया। लेकिन वो उतना डेडिकेशन नहीं दे पाया क्योंकि उसका मेजर जो रेवेन्यू आ रहा था वो तो कि दुकानों से आ रहा था। तो वो अमेज़न को पकड़ ही नहीं पाया। तो जीता कौन अल्टीमेटली? जिसके पास इनोवेशन थी। अदरवाइज़ फिर उसके बाद रिटेल में आया अमेज़न। तो रिटेल में बड़ा कौन था? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का भी ई-कॉमर्स है, बट स्टिल हू इज़ नंबर 1? अमेज़न। क्योंकि ये इनोवेटिव आइडिया के साथ में आया। तो जब भी आप इनोवेटिव आइडिया लेके आएँगे, तो जो पुरानी कंपनी है वो कभी भी आपको नहीं पकड़ पाएगी, हमेशा इनोवेटिव आइडिया ही आगे बढ़ता है। अच्छा, जैसे आप बिज़नेस शुरू करने गए, आपने डिसीज़न लिया कि चलो आपने एक निश शुरू चूज़ कर लिया कि ये वाला मेरा निश है और अभी इसमें गैप दिख रहा है आपको, इनोवेशन आप कर सकते हो, आपने ऑलरेडी ब्लेंड किया काफ़ी सारा, अपने प्रोडक्ट बनाए अच्छे-अच्छे। बट यहाँ आती है पैसे की किल्लत। तो जी। बंदा उस पैसे की किल्लत को कैसे दूर करेगा? यार अपने पिताजी से पैसे ले, किससे पैसे ले? हुँ। आपके पास एक फॉर्च्यूनेट चीज़ है कि आपके पास आपकी वाइफ़ थी जिन्होंने आपको 7 साल तक सपोर्ट किया। जी, जी। बट वो जो बच्चा है उसके पास अभी नहीं है, लेट्स सपोज़ कोई, तो हुँ। फंडिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करेगा? एक तो ये आजकल ना ये बड़ा कीड़ा लोगों को काट गया है कि बिना फंडिंग के बिज़नेस बड़ा नहीं होगा। मेरा मानना है कि बड़ा बिज़नेस कम पैसों से आराम से बन सकता है। कम पैसों से। अच्छा। और उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सक्सेस होने की कि जिसके पास फंडिंग नहीं है। क्योंकि जब आपके पास फंडिंग होती है तो जनरली आप हर प्रॉब्लम को पैसे से सॉल्व करना चाहते हैं, आप क्रिएटिव नहीं होना चाहते। लेकिन जब आपके पास पैसा लिमिटेड होता है तो आप क्रिएटिव हो जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1903 1903 एरोप्लेन की डिस्कवरी चल रही थी। तो हर आदमी एरोप्लेन बनाना चाहता था क्योंकि हर आदमी उड़ना चाहता था। तो उस टाइम पे एक प्रोफेसर लैंगले थे जो काफ़ी फेमस थे, जैसे भाई अपने इंडिया में आईआईटी का हेड टाइप का आदमी। तो उस टाइप को वो यूएस में एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड था, बड़े कॉलेज में था, प्रोफेसर था। मतलब जो भी उसको वहाँ के अमेरिका रत्न टाइप का, भारत रत्न कुछ मिलता होगा उस टाइप का। तो गवर्नमेंट ने उसको खूब फंडिंग दी खुल के
एंड ही वाज बिल्डिंग एन एरोप्लेन। सो व्हाट वाज द आइडिया? तो आइडिया ये था कि भाई अभी हमारी ट्रेन चलती है जिसमें स्टीम इंजन लगा होता है और स्टीम से हम इंजन चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा एक स्टीम इंजन बनाएंगे जो इसका थर्स्ट इतना ज़्यादा होगा कि हम हवा में उड़ जाएंगे रदर देन रेल की तरह चलने के बजाय। तो ही वॉज बिल्डिंग ए बिग इंजन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और इतना थर्स्ट क्रिएट करे कि हम उड़ जाएं, क्योंकि उसके पास पैसा था। ही वॉज थिंकिंग ऑफ बिग, क्योंकि पैसा था। दूसरी तरफ दो आदमी थे, दो भाई थे, राइट ब्रदर, जो बेचारे साइकिल की दुकान चलाते थे, साइकिल वाइकल ठीक किया करते थे। उनका भी बचपन से सपना था कि यार हम भी उड़ेंगे, कैसे उड़ें। उनके पास पैसे थे नहीं, तो वो कहते यार बिना इंजन के कैसे उड़ सकते हैं भाई, मतलब क्या करेंगे, इंजन ही बनाना ना पड़े क्या, हवा में चिड़िया की तरह उड़ जाए, उसके बाद कौन सा इंजन है। सो दे वर थिंकिंग डिफरेंटली। दे वर थिंकिंग कि क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे होते तो शायद वो भी वही सोचते कि बड़ा इंजन बनाओ, उसके पास पैसे नहीं थे। तो 1903 में फ्लाइट हुई, तो उधर से लैंगले साहब अपना लेके आए। तो उनका कॉन्सेप्ट था कि हम पानी से, कि पानी में लैंड करेंगे और पानी से चढ़ेंगे। ये था कि हम पानी वहीं से लेंगे, वहीं से स्टीम बनाएंगे, वहीं से हम उड़ जाएंगे। तो उन्होंने उड़ाने की कोशिश की, उड़ा और फट से गिर गया, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया कि भाई क्योंकि उनका भाई साहब बेइज्जती हो गई कि इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना पैसा, और ये तो भाई साहब तुम्हारा उड़ा ही नहीं, 2 मिनट में ख़त्म हो गया। इस तरफ राइट ब्रदर्स 1903 में इन्होंने पहली बार प्लेन उड़ाया, और काफ़ी देर, मतलब मेरे ख्याल से 3-4 घंटा कुछ, अभी मेरे को याद नहीं है, या 15-20 मिनट कुछ ऐसा था, वो कुछ उड़ा उनका। और दे प्रूव्ड कि इट इज़ पॉसिबल विद वेरी मिनिमम इंजन, विद हेल्प ऑफ डायनामिक, जो एरोडायनेमिक्स था, एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक को यूज़ करके। तो ये समझना कि पैसा होगा तभी बिजनेस अच्छा चलेगा। मेरा मानना है कि पैसा नहीं होगा तो बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव हो जाओगे। रादर देन मनी सीकिंग। यस यस। ठीक बात है। हाँ हाँ तो अच्छा, इसमें आपने फिर क्यों फंडिंग का सोचा? जब लेट्स सपोज आपकी भी एक स्टेज थी बिजनेस की, तो आप शार्क टैंक पे गए, तो पहले पहले तो आपने फंडिंग का सोचा क्यों? दूसरी चीज़, आपने फिर मना क्यों किया जब सामने से आ रही थी तो? तो हमारा गोल फंडिंग नहीं था, हमने अभी तक भी फंडिंग नहीं ली है, फिर बूट स्ट्रैप्ड स्टिल, और हमारा कोई इरादा नहीं है इस डायरेक्शन में जाने का। हमें तो विजिबिलिटी चाहिए थी, तो नेशनल टेलीविज़न पे विजिबिलिटी के लिए हम गए थे, एंड दैट वाज सक्सेसफुल। तो हमारा जो पर्पस था वो सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, तो दैट इज़ व्हाई यू आस्क्ड समथिंग व्हिच इज़ रिलेटिवली नॉट पॉसिबल। हाँ, ठीक है, मतलब हमें चाहिए नहीं था, एंड लोग बार्गेन करते हैं कि इतना कर लेते हैं, उतना कर लेते हैं। हाँ। उन्होंने ऑफ़र किया, हमने थैंक यू कर दिया, बस काम खत्म हो गया। अरे भाई साहब! अच्छा, अनुपम मित्तल साहब ने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपका प्राइस आम आदमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। जी, आटा आपने बताया 500 रुपए किलो जी, है, जी, जी, तो जी, वो तो अफोर्डेबल हुआ नहीं ना, तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है मास ऑडियंस के लिए, जनरल जी। ऑडियंस के लिए कैसे हुआ? हाँ, तो अफ़ोर्डेबिलिटी आप ये देखिए, या तो आप प्यार से अफ़ोर्डेबल कर लें, या हुँ, मजबूरी में करेंगे अफ़ोर्डेबल, ठीक है? हुँ, तो वो कैसे समझते हैं? अगर हम एक डेटा देखें कि एक डायबिटिक पेशेंट का हुँ, मंथली खर्चा कितना होता है, हुँ, तो एक एवरेज निकल के आया कि 8,000 रुपये महीना उसका डायबिटीज़ का खर्चा है। उसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन मिला लें, ब्लड टेस्ट वगैरह मिला लें, और अगर किडनी विडनी फेल हो गई कहीं, तो फिर पूछो ही मत। हाँ, तो 15-20 लाख रुपए का इकट्ठा खर्चा है। हुँ, तो या तो आप वो 8,000 रुपये का धीरे-धीरे खर्चा शुरू कर हुँ, दें, हुँ, हुँ, या ये डायबेक्सी आटे का 500 रुपये किलो का आटा अगर आप खा लेंगे, तो आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हुँ, तो मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव है। जो हमारे साथ जैसे कस्टमर जुड़े हुए हैं, कई सालों से रेगुलरली यही आटा खाते हैं, दूसरा आटा नहीं खाते, क्योंकि इसके कारण उनकी लाइफ बेटर हो गई है। और मैं कह रहा हूँ कि 3 किलो आटा एक आदमी खाता है, 1,500 रुपये महीना। मतलब कौन-सा ऐसा अमीर आदमी होने की ज़रूरत है कि 1,500 रुपये महीना खर्च करने में उसको मतलब तकलीफ़ हो? मतलब कितना अमीर होने की ज़रूरत है आदमी को, आप सोचो। 1,500 रुपये महीना कोई भी खर्च कर सकता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, तो यार कॉमन मैन का प्रोडक्ट है, 1,500 रुपये महीने इज़ नथिंग। एक एक कंसल्टेशन फ़ीस है 1,500 रुपये हाँ, महीने, डॉक्टर की एक कंसल्टेशन एक फी। कंसल्ट। पर वो एक कंज़र्वेटिव अप्रोच बनी हुई है, माइंडसेट बना हुआ है कि आटा माने 50-40 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, पर वो ग्लूकोज़ मिलेगा ना फिर, तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। अच्छा। कि हाँ, जैसे ही आप प्रोटीन की तरफ हुँ, जाओगे, प्रोटीन इज़ एक्सपेंसिव। आपने आटे में प्रोटीन को ब्लेंड कर हाँ, दिया। तो हमारा जो आटा है डायबेक्सी आटा, उसमें 40% प्रोटीन है, 15% फाइबर है उसमें। ग्लूकोज़ जो नेट ग्लूकोज़ है खाली 15% है। अच्छा, आपने कुछ राइस का भी शायद बोला था कि आप एक इनोवेटिव राइस भी ला रहे हो कुछ, जी, जी, जी। वो क्या आइटम है? तो
क्या हुआ कि जैसे हमने लोगों के कनेक्ट में आए, यूट्यूब चैनल शुरू किया, आटा उनको दिया, लोगों को आटा पसंद आया, दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग। तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई कि यार आटा बहुत बढ़िया है, रोटी वोटी बढ़िया बनती है, आप राइस भी बना दो। अब राइस क्या है, उगता है। तो अब पहली तो प्रॉब्लम यार, ऐसा वैरायटी क्रिएट करें कि जिसमें ग्लूकोज ना हो। तो वो थोड़ा डिफरेंट हमारे लिए गेम था। हुँ। और आटा तो इज़ अ मिक्सचर हाँ, कि उसको कर सकते हाँ, हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हाँ। मिला के आपने बना दी। तो फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया और अभी भी कर रहा हूँ। हुँ, अभी भी कर रहा हूँ। हुँ, तो अभी जो लास्ट मेरा सैंपल निकला है, हुँ, दैट वाज़ 541 नंबर। हुँ। 541 फेल टेस्ट हो चुके हैं। ओहो! तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रोटीन और कई चीज़ें मिला के हुँ, हम उसको एक्सट्रूड कर रहे हैं। जैसे नूडल बनते हैं ना, हुँ, नूडल की तरह एक्सट्रूड करके उसका राइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, तो वो राइस जैसा फंक्शनल सब्स्टिट्यूट होगा, तो जिसको हम स्ट्रक्चर्ड राइस कह रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चर्ड राइस होगा, फंक्शनल सब्स्टिट्यूट होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल उतना स्पाइक नहीं करेगा। तो मैंने सेटअप पूरा लगाया हुआ है, लेकिन बेच नहीं रहा हूँ अभी तक, क्योंकि जिस टाइप का डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मुझे चाहिए वो अभी तक निकल के नहीं आया। बट शॉर्टली आई एम वर्किंग। मैं इसके लिए बहुत इधर उधर बहुत घूम चुका हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बट होपफुली बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट जो है हम लॉन्च करेंगे। अगर हो गया तो दिस विल बी एन इनोवेशन इटसेल्फ। यस, यस, यस। ठीक बात है। अच्छा, आप शार्क टैंक से निकलते समय बोल के आए थे कि मैं आऊँगा तब जब मेरी 100 करोड़ की सेल्स हो जाएगी। हाँ। 100 करोड़ की वैल्यूएशन के पास आऊँगा मैं। जी। ऐसा क्यों बोल के आए थे? देखो ना, हम ना मैं जाट कम्युनिटी से हूँ। तो अच्छा, हम, हाँ, तो हम खेती टाइप के आदमी हैं। हाँ, हम मेहनत करने में बिलीव करते हैं। हम हाँ, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, खेत में जाते हैं, पानी देते हैं, हाँ, धूप में हम गन्ने काटते हैं, धूप में हम गेहूँ काटते हैं। तो हुँ, हम ना मेहनत में बिलीव करने वाले हुँ, आदमी हैं। हम शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते। हुँ, और हमारे यहाँ ना मतलब हमारी कम्युनिटी में फ़ौज में बहुत लोग जाते हैं, हुँ, फ़ौज-वौज की नौकरी करते हैं, क्योंकि हम अड़ जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हम ज़िद्दी टाइप के आदमी होते हैं। तो अगर हमने ठान लिया कि हमें लाइफ़ में कुछ करना है तो करना है। अगर हमने ठान लिया हमें 100 करोड़ करना है, 1000 करोड़ करना है, तो हम दिन रात एक कर देंगे, हम करेंगे। है ना? तो हमारा एटीट्यूड ये मेहनत वाला है। तो इसलिए हम खुद ही लगे हुए हैं। है ना? हमें हम किसी के कंधे पे बैठ के बड़ा नहीं होना चाहते, इसलिए हम फंडिंग नहीं लेते। हम अपना काम खुद करेंगे और मेहनत से करेंगे, देखें कैसे क्या मिलता है, वो तो प्रभु की इच्छा है जो मिलेगा। पर हम मेहनती आदमी हैं और मेहनत करना चाहते हैं और ईमानदारी से करना चाहते हैं। आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि अभी आज की डेट में आपको क्या लगता है कौन-कौन से ऐसे गैप्स हैं जो फ़िल किए जा सकते हैं? एक नया बच्चा जिसको स्टार्टअप शुरू करना है। अब आप तो एक्सपीरियंस हो गया, आपने बहुत सारे सेगमेंट्स एक्सप्लोर कर लिए। जी, एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप खड़ा कर लिया। जी, जी, आपने कुछ बढ़िया चीज़ें की, प्रोटोटाइप्स बनाए। आज आप एक इनोवेशन की ओर हैं जहाँ आप राइस को एक सब्स्टिट्यूट बनाएँगे राइस का। जी। आपको क्या लगता है ऐसी कौन-सी फ़ील्ड्स या सेगमेंट्स हैं जहाँ पे अभी भी इनोवेशन हो सकता है, संभव है? एक तो ना बिज़नेस मॉडल आजकल चेंज हो गया है। तो अगर आप किताबें पढ़ेंगे और 1960-70 की किताबें पढ़ेंगे जहाँ पे आपको बिज़नेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है, हुँ। जो मेरे ख़्याल से अभी एमबीए में पुराना बिज़नेस मैनेजमेंट थोड़ा सिखाया बदल गया जाता है, है, हाँ। वो सब चला गया है। चला क्यों गया है? क्योंकि आजकल स्टार्टिंग ए बिज़नेस हैज़ हुँ, बिकम सो ईज़ी। हुँ, अप्रोच इज़ ईज़ी। आज हुँ, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करो एंड यू कैन सेल इट ग्लोबली। हुँ। पहले ग्लोबल जाने में भाई साहब बहुत लग मतलब जाता आप था, शुरू करो तो आपको पोता जाके ग्लोबल होता था। वो भी मुश्किल। है ना? आप पहले दिन से ग्लोबल हो। तो आजकल वैरायटी पे फ़ोकस मत करो आप, कि मैं 10 चीज़ बनाऊँगा। मान लो आपने कहा जी मैं पानी बनाता हूँ, तो पानी में इतनी सारी वैरायटी हैं, इतने सारे ब्रांड हैं, तो आप नया पानी कैसे बनाओ? तो नए पानी में ढूँढो कोई एक टाइप का पानी, क्या वो डिफरेंट पानी हो सकता है? जैसे क्योंकि मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक जैसे एल्कलाइन वाटर है, तो एल्कलाइन वाटर नॉर्मल वाटर मिल रहा है सब, क्यों ना एक आप एल्कलाइन वाटर बेचना शुरू करो, सिंगल एक प्रोडक्ट और उसको बेचो। अब मान लीजिए नॉर्मल वाटर ₹30 का, ₹20 का बॉटल मिलता है, आप उसे ₹50 में बेच लो, है ना? एल्कलाइन वाटर उसकी पीएच एल्कलाइन करो, ब्लड की पीएच के बराबर करो, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट डालो और बेचना चालू कर दो। तो आपके पास इनोवेटिव आइडिया। तो मेरे ख्याल से यू हैव टू गो माइक्रोस्कोपिक विद एन आइडिया एंड डोंट गो फॉर 10 प्रोडक्ट्स। चूज़ चूज़ जस्ट 1 प्रोडक्ट, क्योंकि भीड़ बहुत है। क्योंकि अगर आप पानी भी लॉन्च कर रहे हो, तो आप बिसलरी से टक्कर ले रहे हो। आपने जब शुरू करा तो एक चीज़ होती है ना कि माइंडसेट पहले से चला आ रहा है। हम अपने टाइम से देखेंगे बैक इन फेज़ 90s कि एक दिमाग में होता था कि यार बंदे ने ना बड़ी अच्छी एजुकेशन कर ली, आईआईटी, आईआईएम, ये ग्रेजुएट है तो ही स्टार्टअप करेगा।
और हमारे आज भी है, अभी भी देखें हम तो इन्वेस्टर्स का एक जो माइंडसेट है ना, वो अभी भी वही बना हुआ है कि इफ़ दैट गाय इज़ कमिंग और एनीवन इज़ कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड जो आईआईटी, आईआईएम बड़ी अच्छी डिग्री कॉलेज की, ऑक्सफोर्ड की लेके आ रहा है, पक्का कुछ करेगा लाइफ में। हाँ, तो हाँ। उसको इन्वेस्टमेंट फटाक से दे देते हैं। यस, यस। नॉट रियलिस्टिक ऑन डेटा ऑल्सो। हाँ, बट एक तरफ आप हैं जी, जहाँ पे या फिर कोई और स्टार्टअप है जहाँ जी। पे जो जिन्होंने कोई बड़ी डिग्री नहीं ली है, हाँ, बट फिर भी बहुत शानदार रेवेन्यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप्ड हैं, फंडिंग तक नहीं ली है। तो एक जो ऐसा बंदा है ना जो इस उसमें उलझ में है, उसको कैसे क्लियर करेगा वो? अ, कितनी ज़रूरी है डिग्री? हाँ, देखो डिग्री का फ़ायदा तो होता है, हुँ, जैसे एक नेटवर्क तो मिल ही जाता है। हुँ, दूसरा जब आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुँ, हैं, हुँ, तो ऐसा माहौल मिलता है, वहाँ बेस्ट टीचर्स होते हैं, हुँ, है ना? बेस्ट आपको माहौल मिलेगा, तो उसका डेफ़िनेटली फ़ायदा है। दूसरा दे हैव प्रूवन कि उनका आईक्यू लेवल हाई है। हुँ, तो मतलब आईक्यू लेवल इज़ वन थिंग, हुँ, हुँ, ठीक है ना? और मैं कहना चाहता हूँ कि हू इज़ सक्सेसफुल इन लाइफ, किस हुँ, टाइप के लोग सक्सेसफुल होते हैं, जिनमें कंसिस्टेंसी होती है। तो जनरली इवन पीपल आर हैविंग ए बिग डिग्री बट दे डोंट हैव दैट कंसिस्टेंसी, दैट ग्रिट कि भाई मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर करूंगा। जनरली क्या होता है कि जो आदमी बड़ी डिग्री लेके आता है उस पर बहुत ऑप्शन होते हैं। एक पानी लॉन्च किया, नहीं चला, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, दूसरी नौकरी तैयार है, भाई छोड़ यार, अपने से नहीं हो रहा, क्योंकि दे हैव गॉट इजी एक्सेस। तो जिसके पास छोटी डिग्री होती है ना, तो इंग्लिश में कहावत है कि दे हैव बर्न देयर ब्रिजेस, और जो बड़ी डिग्री वाला दे हैव नॉट बर्न देयर ब्रिजेस। तो अगर वो 1-2 साल इधर-उधर भी करता है और जाके कहता है यार मैंने स्टार्टअप किया था, आई लर्न समथिंग, नहीं हुआ बट देयर वाज़ अ वैल्यूएबल लर्निंग व्हिच आई कैन हुँ, ब्रिंग इनटू योर आपकी ऑर्गनाइजेशन। जॉब पे आ जाएँगे। हाँ, हाँ, तो वैसी चीज़ें उसके साथ काम करती हैं। तो मेरे ख्याल से जिसके पास कुछ करने को नहीं होता, हुँ, हुँ, तो इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एक गट फीलिंग होती है कि भाई साहब मेरे को करना है और मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हुँ, तो जिसके पास छोटी डिग्री है, दे हैव बर्न्ड द ब्रिजेस, जिनके पास बड़ी डिग्री है, दे हैव नॉट बर्न्ड द ब्रिजेस। लेकिन अगर इफ बड़ी डिग्री वाला हैज़ बर्न्ड द ब्रिजेस, ही कैन रियली मेक समथिंग बिग, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट बहुत हाई है। ही कैन डू समथिंग व्हिच अदर पर्सन कैन नॉट डू। बट ये नैरेटिव चेंज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स कि जिनके पास डिग्री नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं उन्होंने बवाल किया है। जिनके पास डिग्री नहीं है, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो मेरे हाँ, ख्याल से ये जनरेशन में ये सोचने की ज़रूरत है कि आपका आइडिया कितना अप्रोप्रिएट है, हाँ, एग्ज़ीक्यूशन कितनी अच्छी है, हाँ, और वो जो आप बता रहे थे इनोवेशन की बात कि आप कुछ हाँ, सॉल्व कर रहे हो एक हाँ। प्रॉब्लम। और दूसरा, मैं एक बुक पढ़ रहा था, माइंडसेट। हुँ, आई थिंक कैरोल डुइक, शी इज़ द ऑथर। हुँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो क्लास में जो सक्सेसफुल बच्चे होते हैं, हुँ, जनरली लाइफ में बड़े सक्सेसफुल नहीं होते। हुँ, और जो नीचे बैक लेवल के बच्चे, बेंचर्स। हाँ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ। सो व्हाट इज़ द रीज़न दैट द साइकोलॉजिस्ट दे वर ट्राइंग टू हुँ, अंडरस्टैंड। हुँ, तो उनका कहने का मतलब है कि जो लाइफ में हमेशा क्लास में फर्स्ट 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 आता रहता हुँ, है, हुँ, ये डिग्री वो डिग्री, वो हुँ, लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ। तो जो लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ, वो जब पहली बार फेल होता है हुँ। तो उसके तोते उड़ जाते हैं। तो टूट जाता है। क्योंकि कभी फेल ही नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। ही नेवर सीन इट। तो हाँ। पहली बार में उसका दिल टूट जाता है। दूसरा, उसको ऐसा लगता है यार मेरी बेइज्जती हो गई, वो लैंगले की तरह, कि हुँ, भाई साहब तुम्हारे से तो उम्मीद थी हुँ, और हुँ, उम्मीद तुम्हारी चकनाचूर हो गई। हुँ। और जो नीचे है, वो उसको तो रोज ही गालियां पड़ती है, हाँ, वो हाँ, रोज हाँ। ही फेल होता तो वो है। और चांसेस लेता है। हाँ, तो वो चांस ज़्यादा ले पाता है और उसके दिल में होता है नहीं यार मैं प्रूव करके दिखाऊं, मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ। तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि वो बार-बार रिपीटेडली मेहनत करता है। तो बहुत बढ़िया। फंडामेंटली ये थोड़ा-सा डिफरेंस है। अमेज़िंग, अमेज़िंग। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज़िंग में एक लास्ट सवाल और पूछूँगा, ये आप ही के ही किसी यूट्यूब वीडियो से है। कहते हैं ईट एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है ना? तो आपने सेब पे ही बनाया था कि सेब कितना हेल्दी है। अब वो बता दो ज़रा हमें। देखिए जैसे कोई भी फ्रूट्स हो, चाहे एप्पल हो, चाहे मैंगो हो, जो कोई भी, तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, उन सब का ग्लूकोज़ लोड हाई होता है। चाहे केला ले लो, चाहे कुछ भी। आप देखो कि केला सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ्रूट है। हुँ, हुँ, क्यों? कन्वीनियंस। हुँ, छिलका उतारा, खा लिया, फेंक दिया। हुँ, काटने-पीटने का कोई झंझट नहीं। हुँ, अनार कोई नहीं खाता हुँ, क्योंकि जो फैल जाता हुँ, है ना? वो उसके लिए झंझट बहुत ज़्यादा है। तो कन्वीनियंस के कारण फ्रूट्स बिकते हैं। तो फ्रूट एक्चुअल में कन्वीनिएंट फूड है। हुँ, तो अगर डायबिटीज़ है, हुँ,
तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स हमें नहीं खाने चाहिए। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि इनमें ग्लूकोज़ लोड हाई होता है और ग्लूकोज़ लोड हाई होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल फ्लक्चुएट करेगा, हुँ, आपका ईटिंग बिहेवियर चेंज होगा। तो ग्रेजुअली हुँ। आपका ईटिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है ज़्यादा फ्रूट्स खाने से। बड़ा मज़ा आया लोकेंद्र जी आपसे बात करके। थ अभी वी थॉट दिस सेशन विल बी लाइक मोर ऑफ समथिंग व्हिच वी आर टेकिंग कि एक फाउंडर से बात हो रही है। बट ऐसे लगा जैसे एक डॉक्टर से भी बात हो रही है, एक फाउंडर से भी बात हो रही है। तो देयर आर मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ इन वन। जी, बहुत अच्छी चीज़ें मिली हमें, बहुत हमने डिग डाउन किया आज काफ़ी सारी चीज़ों को। केमिकली आपने काफ़ी अच्छा ब्रेक जी, डाउन किया और समझाया लोगों को। जी, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस टू अस ऑन आवर जी, शो। जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द लिविंग वायरल। हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुरेंद्र जी।